हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MGSU एसपी क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ BA फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी की महामैराथन क्लास। इस क्लास से आपको परीक्षा के अंदर लगभग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस महामैराथन क्लास में सभी जुड़ जाए और अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर जरूर कर दे ताकि हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंच सके और उनको मदद हो सके। तो ये क्लास है वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के प्राइवेट और रेगुलर सभी विद्यार्थियों के लिए है। और थर्ड सेमेस्टर के अंदर किसी के बैक आई हुई है तो वे विद्यार्थी भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 1 से 2 बार अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जिसको पीडीएफ लेनी है वो टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हर विद्यार्थी तक क्लास पहुंच सके और आपका सपोर्ट और आपका प्यार बना रहे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला प्रश्न रहने वाला है कि निहारिका सिद्धांत, ज्वारीय सिद्धांत तथा बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या करते हुए पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास क्रम को समझाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मानव इतिहास में प्रारंभ से ये जिज्ञासा रही, यानी जानने की इच्छा रही थी कि पृथ्वी, सौर मंडल और संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। आधुनिक वैज्ञानिकों ने विभिन्न कालों से अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिनके अंदर सबसे पहला आता है निहारिका सिद्धांत, नेबुलर, और दूसरा आता है ज्वारीय, तीसरा आता है बिग बैंग सिद्धांत। तो तीनों सिद्धांतों के साथ में आपको डायग्राम के साथ भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो निहारिका सिद्धांत होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक सौर निहारिका होती है जो कि पूर्णम और संकुचित रूप में प्राप्त होती है। और फिर एक गर्म तारामंडल होता है और उससे क्या होता है, ग्रहों का निर्माण होता है। फिर अगर बात करें ज्वारीय सिद्धांत की तो टीडल, उसके अंदर क्या होता है, कुछ गर्म तारा होता है। एक क्या होता है, गर्म तारा होता है जिससे ज्वारीय बल से पदार्थ निकलता है और उससे क्या होते हैं, अलग अलग टुकड़े होते हैं और उससे ही पृथ्वी का निर्माण माना जाता है। बात करें बिग बैंग सिद्धांत की थ्योरी की तो इसके अंदर क्या होता है, एक सौर मंडल होता है, एक आकाश गंगा होती है, उसकी जो विस्तार आकाश गंगा का होता है और सौर प्रकीर्णन के द्वारा उसका निर्माण होता है और सौर मंडल से क्या होता है, ग्रहों का निर्माण माना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट आपके लिए एक सिद्धांत की। सबसे पहला सिद्धांत था निहारिका सिद्धांत। तो निहारिका सिद्धांत के प्रस्तावक माने जाते हैं प्रथम रूप इमानुएल कांट, विकसित रूप की बात करें तो लाप्लास, आधुनिक रूप नेबुलर थ्योरी को बाद में वैज्ञानिकों जैसे कुइपर, स्मिथ आदि ने सुधार कर प्रस्तुत किया था। मूल विचार किसका था, तो इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल की उत्पत्ति एक विशाल घूर्णन करती गैसीय एवं धूल भरी निहारिका से मानी जाती है और यह निहारिका बहुत गर्म, फैलती हुई और धीरे धीरे ठंडी होने लगी और गैसों का विशाल बादल था। फिर बात करते हैं इसके निर्माण की प्रक्रिया, यानी निहारिका का संकुचन कैसे होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण निहारिका धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। और दूसरा पॉइंट आता है घूर्णन में वृद्धि, यानी घूर्णन में वृद्धि कैसे, तो फैलाव कम होने पर घूर्णन तेज गति से बढ़ जाता है जिससे मध्य भाग अत्यधिक घना और गर्म हो जाता है। तीसरा पॉइंट है सूर्य का निर्माण, यानी केंद्र में पदार्थ अधिक एकत्रित होने से सूर्य बन जाता है। आपको याद ये रखना है कि सूर्य एक ग्रह नहीं है, बल्कि सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है विद्यार्थियों, क्या है, तारा है। चौथा पॉइंट है अंगूठी नुमा वलयों का बनना, यानी तेजी से घूमने पर बाहरी भागों से पदार्थ छूटकर वलय के रूप में बाहर निकलते हैं। और पांचवा पॉइंट है इन वलों से ग्रह बनना, यानी समय के साथ ये धूलकण और गैसें मिलकर ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह आदि का निर्माण कर देते हैं। और इसके केंद्र में कौन होता है, केंद्र के अंदर होता है सूर्य। जिसने भी अभी तक MGSU एसपी क्लासेस बीकानेर को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर क्लासेज आपके लिए हिस्ट्री, जियोग्राफी या पॉलिटिकल साइंस, इन्वायरमेंट, ऑल क्लासेज आपके लिए मिलती रहे और आगे नेक्स्ट सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में आपके लिए ये क्लासेज आपके लिए आती रहेगी। बात करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत का महत्व क्या है। तो सिद्धांत का महत्व यह है कि सौर मंडल की उत्पत्ति का सबसे अधिक स्वीकार्य सिद्धांत माना जाता है और ग्रहों की कक्षाओं की समान दिशा और एक तल में स्थित होने को अच्छी तरह समझाता है। दूसरा सिद्धांत आता है ज्वारीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, ज्वारीय सिद्धांत। इसके प्रस्तावक माने जाते हैं जेम्स जीन्स, जिनको 1917 में किया, और हेरोल्ड जेफरीज के द्वारा 1924 के अंदर। मूल विचार क्या था, मूल विचार इस सिद्धांत के अनुसार था कि सूर्य के निकट से एक विशाल तारा गुजरा, उसके गुरुत्वाकर्षण से सूर्य पर ज्वारीय बल उत्पन्न हुआ और सूर्य से पदार्थ की लंबी ज्वारीय भुजाएं बाहर निकली और ये ज्वारीय भुजाएं टूटकर गैसीय गोले बनी और समय के साथ वे ग्रहों में बदल गई। कैसे बदल गई विद्यार्थियों, ग्रहों में बदल गई थी। बात करते हैं इसके सिद्धांत की सीमाएं क्या है, इसकी सीमाएं क्या है। तो ग्रहों की कक्षाएं अत्यधिक स्थिर हो गई और सुव्यवस्थित हो गई, जो इस सिद्धांत से मेल नहीं खाती। यह नहीं बताता कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर लगभग एक ही तल में होते हैं।
इसलिए यह सिद्धांत अब स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर जो तीसरा सिद्धांत आता है बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आपके लिए कौन सा सिद्धांत है? बिग बैंग थ्योरी, जिसके प्रस्तावक माने जाते हैं गणितीय मॉडल के आधार पर जॉर्ज गामो, और प्रेक्षणीय पुष्टि होती है हबल के द्वारा 1929 में, और इसमें आकाश गंगाओं का एक विस्तार प्रसार बताया गया है। यानी यह सिद्धांत मूल विचार की अगर बात करें तो बिग बैंग सिद्धांत यह बताता है कि लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक संपूर्ण ब्रह्मांड एक अत्यंत घने, गर्म और सूक्ष्म बिंदु में संकुचित था, यानी सिकुड़ा हुआ था, और अचानक हुए महाविस्फोट से क्या बन जाता है? ये बिग बैंग सिद्धांत का नाम पड़ जाता है इसका। और स्थान की बात करें, समय, ऊर्जा और पदार्थ अस्तित्व में आ जाता है। यानी जो एक आकाश गंगा होती है उसको एक विस्फोटक होता है, क्या होता है? यानी सिकुड़ता है, सिकुड़ की चीज होती है, उसको बाद में महाविस्फोट के द्वारा एक समय का आकार मिलता है, एक स्थान मिलता है, और एक ऊर्जा के द्वारा पदार्थ अस्तित्व में आता है। फिर बिग बैंग सिद्धांत की प्रमुख घटना क्या है? तो सबसे पहले कुछ सेकंड में मूलभूत कण बनते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि 2 मिनट या 3 मिनट के बाद में हाइड्रोजन, हीलियम जैसे हल्के तत्व निकलते हैं, और 38 लाख वर्ष बाद में परमाणु बनने लगते हैं और ब्रह्मांड पारदर्शी हो जाता है। जबकि 30 करोड़ वर्ष बाद में प्रथम तारे और आकाश गंगाएं बनी, जिसको हम मिल्की वे भी बोल सकते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट आता है 5 अरब वर्ष पहले यानी सूर्य का निर्माण हुआ, और 4.6 अरब वर्ष पहले सौर मंडल और पृथ्वी बनती है। विद्यार्थियों, बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास क्रम कैसा है। तो पृथ्वी का जन्म निहारिका सिद्धांत और बिग बैंग के सिद्धांत से संदर्भ में माना जाता है। नेक्स्ट आपके लिए पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले, तो सूर्य के चारों ओर घूमते घूमते धूल कण और गैस से प्रक्रिया से एकत्रित हुई, और ये कण आपस में टकराकर जमते हुए एक ग्रहाणु बने, और धीरे धीरे ताप बढ़ने से पदार्थ पिघल गया, और भारी तत्व केंद्र में जाकर कोर, हल्के तत्व ऊपर जाकर मेंटल और भूपर्पटी बनाए गए। ये आपने विस्तार से पढ़ा होगा कि 3 भाग होते हैं, एक होता है कोर, एक जबकि होता है मेंटल, और जो भाग दूसरा होता है उसका नाम होता है भूपर्पटी। ठीक है, फिर बात करते हैं पृथ्वी के विकास के प्रमुख चरण। तो इसकी एक पहली आती है थर्मल अवस्था। थर्मल एज कौन सी है? सतह पर निरंतर ज्वालामुखी क्रिया होने लगती है, जिसके अंदर गर्म पिघली पृथ्वी मानी जाती है। कोई वायुमंडल नहीं होता, केवल विषैले गैसों के बादल छाए होते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण। तो विद्यार्थियों, ज्वालामुखी गैसों से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, अमोनिया आदि का निर्माण होता है, और ठंडा होने पर जल वाष्प के संघनन से महासागर का निर्माण बनता है। फिर तीसरा पॉइंट है रासायनिक विकास। तो महासागरों में कार्बनिक यौगिक बनने लगे, धीरे धीरे जीवन के सरल रूप का जन्म हुआ। और चौथा पॉइंट है जैविक विकास, यानी एक कोशिक जीव, और दूसरा है बहुकोषीय जीव, तीसरा मछलियां, उसके बाद उभयचर बनते हैं, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, और मनुष्य का निर्माण होता है। फिर बात करते हैं भूगर्भीय विकास की। तो भूगर्भीय विकास के अंदर आपको प्लेट विवर्तन के कारण महाद्वीपों का बनना, ये सब आपको विस्तार से समझ में आना होना चाहिए। फिर आपके लिए इसके अंदर कैसे बनते हैं? तो पेंजिया, लोरेंसिया व गोंडवाना, उसके बाद आधुनिक महाद्वीपों का निर्माण किया जाता है। बात करते हैं इसके सार की। इसका सार क्या है? तो बिग बैंग सिद्धांत संपूर्ण ब्रह्मांड के जन्म की व्याख्या करता है। क्या करता है? संपूर्ण जो ब्रह्मांड है उसके जन्म की व्याख्या करता है। और निहारिका सिद्धांत सौर मंडल और ग्रहों जैसे कि पृथ्वी के निर्माण की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। ज्वारीय सिद्धांत एक ऐतिहासिक मॉडल है, लेकिन आज कम स्वीकार्य माना जाता है। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले धूल और गैस के बादल से उसके माध्यम से हुआ था। पृथ्वी ने थर्मल, रासायनिक, जैविक और भूगर्भीय विकास क्रम से गुजरकर आज का स्वरूप प्राप्त किया जाता। ये था विद्यार्थियों आपके लिए पहला क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसको भी अच्छा लगा है कमेंट के अंदर बताते रहिए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को विस्तार से समझाते हुए इसके समर्थन में दिए गए प्रमुख परिणाम, प्रमाण और सीमाएं विस्तार से समझाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो भी आपके लिए क्वेश्चन बता रहा हूं, आप क्लास को अच्छे से ध्यान से देख रहे हो, समझ रहे हैं, आपके लिए परीक्षा के अंदर आने वाले क्वेश्चन है। इसलिए आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि, क्योंकि बताया गया है कि विद्या दानम लभते ज्ञानम। अगर आपको अगर मदद हो रही है और आपके लिए अगर हेल्प हो रही है, तो अगर आप किसी को भी ये क्लास भेजकर आप उनकी मदद कर रहे हैं, तो आपका ज्ञान का विस्तार होगा और आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन इस प्रकार से। तो सबसे पहले बात करते हैं वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और अल्फ्रेड वेगनर, किसका सिद्धांत है ये? अल्फ्रेड वेगनर ने वर्ष 1912 में यह सिद्धांत दिया, और उनके अनुसार आज के महाद्वीप पहले एक महाद्वीपीय महाखंड पेंजिया का हिस्सा थे। यानी जो अल्फ्रेड वेगनर है, उन्होंने क्या कहा था? जो आज के महाद्वीप है उनके क्या था? ये पेंजिया महाद्वीप का एक हिस्सा थे। ये पेंजिया 2 भागों में विभाजित था।
पहला था लोरेशिया जो कि उत्तरी भाग और दूसरा था गोंडवाना जो कि दक्षिणी भाग। याद करना आपको कैसे कि अल्फ्रेड वेगनर ने जो पेंजिया महाद्वीप के आधार पर बताए थे तो दो भाग थे, एक था लोरेशिया जो कि उत्तरी भाग था और दूसरा था गोंडवाना भूमि जो कि दक्षिण भाग माना जाता है। फिर वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ यानी 200 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया टूटना शुरू हुआ और उसके टुकड़े समुद्र तल और धीरे धीरे ड्रिफ्ट सरकना करते हुए वर्तमान स्थानों पर पहुंच गए। यानी दो हिस्से थे, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एक समुद्र तल के द्वारा 20 करोड़ वर्ष तक क्या करे, वो पेंजिया टूटना शुरू हुआ और अलग अलग स्थानों पर धीरे धीरे सरकते हुए क्या करते हैं, वो महाद्वीपों का निर्माण कर लेते हैं। महासागरों के तल पर ऐसे तैरते हैं जैसे बर्फ पानी में तैरते। आप अगर एग्जाम्पल के आधार पर समझे कि अगर एक बात करें कि एक जो कोई भी मान ले पात्र ले लीजिए, उसके अंदर पानी होगा और एक बड़ी सीली बर्फ की लेकर उसको आप अगर भागों में धीरे धीरे तोड़ देते हो तो अलग अलग वो क्या हो जाएंगे, महासागर के जैसे दिखने लगेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आता है वेगनर के सिद्धांत के समर्थन में प्रमुख परिणाम। तो वेगनर ने अपने सिद्धांत को मजबूत करने के लिए कई भौगोलिक, जैविक और भूवैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत किए, जिसके अंदर सबसे पहला आता है भू आकृतिक प्रमाण। तो भू आकृतिक प्रमाण कौन सा, ये अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के तट रेखाओं की समानता होना, दक्षिण अमेरिका को पूर्व तट और अफ्रीका के पश्चिम तट को मिलाकर देखने पर वे एक जिग्मा पजल की तरह फिट होते हैं। जबकि यानी कहने का मतलब क्या है, जब हम दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिम तट को मिलाते हैं, यानी जब दो अलग अलग हो जाते हैं और वापस अगर उनको जोड़ने का काम करते हैं तो वो क्या आते हैं, एक पजल की तरह। आपने पजल खेल को देखा होगा, जैसे कोई आप गेम खेलते हो तो उसके अंदर जैसे फिट आते हैं, उसी प्रकार से ये दोनों महाद्वीप क्या आते हैं, जिग्मा की तरह फिट होते हैं। फिर अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि महाद्वीपों के किनारों में भी समान आकृतियां पाई जाती है, उसके अंदर भी क्या है, एक जैसे देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है कि भू आकृतियां कहीं न कहीं एक जैसी हुई है और कहीं न कहीं उनका टुकड़ा हुआ है, विघटन हुआ है, उस प्रकार से आगे जाकर एक पेंजिया का आधार पर यह महाद्वीप या महासागरों का निर्माण हुआ है। दूसरा पॉइंट था जीवाश्म प्रमाण। तो जीवाश्म प्रमाण के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि मेरोसोर्स नामक के सरीसृप के जीवाश्म केवल दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए, जबकि ये समुद्री जीव नहीं था। यानी जो मेजोसोरस नामक एक सरीसृप जीव था, उसके जो दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए, जबकि गैलोसोप्टेरिस नामक पौधे के जीवाश्म भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। और ये दर्शाता है कि ये सभी भूभाग कभी जुड़े हुए थे। यानी कहने का तात्पर्य, जब आज भारत के अंदर ये पौधा पाया जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया उस दौर में उस जो अलग दिशा के अंदर है उसके अंदर भी दक्षिण अफ्रीका के अंदर पाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका लिंक ये है कि एक दिन यानी आज से बहुत साल पहले, 20 करोड़ वर्ष पहले ये जुड़े हुए थे, जो कि आज अलग हो गए। इसका यही दर्शाता है कि सभी भूभाग कभी न कभी जुड़े हुए थे। फिर तीसरा बनता है कि शेल भूवैज्ञानिक प्रमाण, यानी क्या है, तो भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में समान आयु की चट्टानें, समान खनिज संरचनाएं तथा समान पर्वत श्रृंखलाएं पाई गई। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में प्राचीन पहाड़ों की संरचना और आयु एक जैसी पाई गई थी विद्यार्थियों। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, जलवायु प्रमाण। तो जलवायु प्रमाण के अंदर आज के उष्णकटिबंध वाले महाद्वीपों में हिम नदी अवसाद पाए जाते हैं, जैसे भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इससे ये पता चलता है कि वे कभी ध्रुवीय क्षेत्रों के पास थे। ध्रुवीय क्षेत्र कौन से होते हैं, जो कि समुद्र तटीय इलाकों में पास के क्षेत्र, जो ऊपर इलाके होते हैं वो ध्रुवीय क्षेत्र हैं। कोयले के भंडार आज ठंडे क्षेत्रों जैसे कि अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, जो दर्शाते हैं कि वे कभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए गए थे। फिर बात करते हैं जैव भौगोलिक प्रमाण की। तो जैव भौगोलिक प्रमाण के अंदर कई क्षेत्रों की वनस्पतियां और जीव जंतुओं में अद्भुत समानता मिलती है और महाद्वीप अलग होने के बाद इन प्रजातियों का विकास अलग अलग दिशाओं में हुआ था विद्यार्थियों। बात करते हैं वेगनर के सिद्धांत की सीमाएं। तो क्या है इसकी लिमिटेशन, तो हालांकि वेगनर ने कई प्रमाण दिए लेकिन उनके सिद्धांत में कई कमियां भी थी, जिसके कारण इसे उस समय व्यापक स्वीकृति नहीं मिली। और पहला पॉइंट है, महाद्वीपों को सरकाने वाला बल स्पष्ट नहीं किया गया। यानी जब वेगनर ने यह तो सिद्धांत दे दिया कि जो ये एक पेंजिया महाद्वीप था उसके टुकड़े होने से क्या बने, ये महाद्वीप बने हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो टुकड़े हुए थे वो किस बल के कारण हुए हैं। उन्होंने ये बल स्पष्ट नहीं किया, इसलिए कुछ प्रमाण इनके कुछ क्या करते हैं, स्वीकृति नहीं मिल पाई। तो वेगनर ने कहा कि ज्वारीय बल और पृथ्वी का घूर्णन महाद्वीपों को धकेलते, यानी जो ज्वारीय बल होता है और पृथ्वी का जो घूर्णन, घूमने की जो रोटेशन प्रकृति होती है, उसके आधार पर क्या करते हैं, ये महाद्वीप सरकाने का काम करते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे बहुत कमजोर और अवैज्ञानिक तथ्य माना था। फिर बात करते हैं महासागरीय परपट्टी को काटने की क्षमता समझाई नहीं।
जो महासागरीय प्रपट्टी है, ऊपर वाली जो भू प्रपट्टी होती है, उसको काटने की क्षमता भी नहीं समझाई। तो वेगनर के अनुसार महाद्वीप समुद्र तल के ऊपर तैरते और सरकते हैं, लेकिन महाद्वीप प्रपट्टी कठोर होने के कारण महासागरीय प्रपट्टी को काट नहीं सकती थी। विद्यार्थियों, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, समुद्र तल उसकी संरचना की जानकारी नहीं थी। तो वेगनर के समय समुद्र तल के विस्तार, मध्य महासागरीय पर्वतमालाओं और प्लेट विवर्तनी की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उनका मॉडल अधूरा रह गया था। बात करते हैं गति की दर स्पष्ट नहीं थी। तो वेगनर के महाद्वीपों की गति की दर को सटीक रूप से नहीं माप सके। आज ये ज्ञात है कि प्लेटें प्रति वर्ष 2 से 10 सेंटीमीटर चलती है, यानी जो आज ये भी पता चलता है कि जो महाद्वीप है प्रति वर्ष यानी हर साल 2 से 10 सेंटीमीटर इधर उधर होती रहती है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में और भी दूर हो जाए। फिर आधुनिक विज्ञान में वेगनर सिद्धांत का महत्व क्या है? तो हालांकि वेगनर का सिद्धांत उस समय अस्वीकार किया गया था, लेकिन बाद में एस डिट्स, मैकेंजी आदि वैज्ञानिकों के कार्यों से प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत विकसित हुआ, जिसने वेगनर के विचारों को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। आज माना जाता है कि वेगनर का सिद्धांत आधुनिक प्लेट विवर्तनिक का प्रारंभिक रूप था। फिर बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। तो इसका निष्कर्ष यही है विद्यार्थियों कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भले ही उस समय अधूरा था, लेकिन महाद्वीपों के खिसकने का विचार आज वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है और आधुनिक भूविज्ञान का आधार बन चुका है। नेक्स्ट आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है, समुद्र तल प्रसार एवं प्लेट विवर्तन की प्रक्रिया को स्पष्ट करें तथा आधुनिक भू प्राकृतिक आकृतिक विकास में इसके योगदान का वर्णन करें। यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को एमजेएसयू एसपी क्लासेज बीकानेर, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इस पर आपको हर प्रकार की क्लासेज, आपके लिए पीडीएफ के लिए नोट्स आपको उपलब्ध होते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन जरूर करें ताकि आपके लिए गैस पेपर्स, पीडीएफ की अपडेट्स, आपके लिए क्लास का नोटिफिकेशन वहां से आपको प्राप्त हो सके। आप सर्च करते हो तो भी आपको व्हाट्सएप पे चैनल मिल जाएगा। तो समुद्र तल प्रसार और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आधुनिक भूविज्ञान के दो महत्वपूर्ण आधार है। नीचे इसके कुछ विस्तारित रूप इसके प्रदान किया गया है। बात करते हैं इसके सिद्धांत की। तो सबसे पहला पॉइंट है, समुद्र तल प्रसार क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो 1960 के दशक में हैरी हेंस ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जो समुद्र तल प्रसार की प्रक्रिया सिद्धांत है, किसने किया था? हैरी हेंस ने। कब किया था? 1960 में। इसके अनुसार समुद्र के मध्य भाग में स्थित मध्य महासागर पर्वतमालाओं से नया महासागरीय तली लगातार बनता है। प्रक्रिया के चरण क्या है? तो मेंटल में संवहन धाराएं, मेंटल के अंदर क्या आती है? संवहन धाराएं आती है, यानी पृथ्वी के अंदर मेंटल में गर्म मेघमा ऊपर उठता है, जिससे मध्य महासागर रिज दर पर दरारें उत्पन्न होती रहती है। दूसरा पॉइंट है, मेघमा का ऊपर आना और ठोस होना। मेघमा, तो दरारों के बीच से मेघमा बाहर आता है और ठोस होकर नया बेसाल्टिक समुद्री तल बन जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है? पुराना समुद्री तल किनारों की ओर खिसकता है और नया तल बनता है। जो पुराना समुद्री तल रिज से दूर होने और खिसकना जाता है। चौथा पॉइंट है, खंडर पर अवसान। तो पुराना महासागरीय क्रस्ट घनीभूत होकर महाद्वीपीय किनारों पर ट्रेंच से धरती की ओर धंस जाता है और इसे सबडक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सबडक्शन कहते हैं। इसके अगर प्रमाण की बात करें तो समुद्र तल की चट्टानों की आयु रिज से दूर जाने पर बढ़ती है और पेलियो मैग्नेटिज्म के प्रमाण बनते हैं और की चुंबकीय पट्टियां दोनों ओर समान रूप से फैली हुई होती है। दूसरा आता है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की अगर बात करें तो यह सिद्धांत 1960 से 70 के दशक में विकसित हुआ और इसमें समुद्र तल प्रसार, महाद्वीपीय विस्थापन तथा सबडक्शन जैसी अवधारणाओं को एकीकृत किया गया था। इसकी मुख्य बातें, तो पृथ्वी का लिथोस्फीयर कई प्लेटों में विभाजित है। प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों प्रकार की हो सकती है। प्लेटें मेंटल की संवहन धाराओं पर तैरती है, इसके कारण प्लेटों की गति होती है लगभग 2 से 15 सेंटीमीटर वर्ष में। तीसरा पॉइंट क्या है? प्लेट सीमाओं के प्रकार। तो सम्मिलनशील सीमाएं प्लेट आपस में टकराती है, जैसे कि पर्वत, ज्वालामुखी, ट्रेंच बन जाते हैं। जबकि अपसारी सीमाओं की बात करें तो प्लेटें अलग होती है, जिसके अंदर समुद्र तल प्रसार शिफ्ट घाटियां बनती है। जबकि परिवर्ती सीमाएं प्लेटें एक दूसरे के समानांतर खिंचती है तो भ्रंश आते हैं और भूकंप आते हैं। क्या आते हैं? भ्रंश और भूकंप आते हैं। बात करते हैं आधुनिक भू आकृतिक आकाश में योगदान। तो सबसे पहले आता है पर्वत निर्माण। कैसे होता है? तो हिमालय, एंडीज, रॉकी पर्वत जैसी सभी प्लेटों के सम्मिलन का परिणाम माना जाता है। जबकि महाद्वीपीय टकराव से विशाल फोल्ड वर्तमालाएं बनती है। दूसरा पॉइंट है, ज्वालामुखी गतिविधियां। तो सबडक्शन जोन में मेघमा बनता है, विनाशकारी ज्वालामुखी
और पैसिफिक रिम बनती है, जबकि अपसारी सीमाओं पर मैग्मा के उठने से बेसाल्टिक ज्वालामुखी गतिविधि प्राप्त होती है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट बात करते हैं भूकंपीयता क्या है। तो भूकंपीयता के अंदर प्लेट सीमाओं पर ऊर्जा संचय और अचानक उससे मुक्त होने से भूकंप आते हैं। परिवर्ती सीमाओं पर भूकंप अत्यधिक तीव्र होते हैं, सैन एंड्रियास फॉल्ट बनता है, जबकि महासागरीय बेसिनों का निर्माण और नवीनीकरण भी बनता है। समुद्र तल प्रसार से नए महासागरीय बेसिन बनते रहते हैं और पुराने समुद्र तल का पुनर्चक्रण सबडक्शन में होता है। बात करते हैं रिफ्टिंग और महाद्वीपों का विस्थापन। तो अफ्रीकी रिफ्ट घाटी लाल सागर अपसारी सीमाओं पर नए समुद्र बनने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। जैव भौगोलिक वितरण पर प्रभाव। तो महाद्वीपों के खिसकने से प्रजातियों का वितरण और जलवायु परिवर्तन और विकास क्रम प्रभावित भी होता है। नेक्स्ट आपके लिए बात करते हैं, देखो इस प्रकार से आपको डायग्राम के अंदर समझ में आ रहा होगा। तो समुद्र तल प्रसार एवं प्लेटें विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, तो इसके अंदर क्या होता है, देखो इस प्रकार से ये क्या बनता है, मेग्मा लावा निकल रहा है और यहां से क्या हो रही है, खुदाई हो रही है। तो यहां से क्या होता है, बेसाल्ट एक टुकड़े इधर खिसकता है और इधर से यहाँ एक मेग्मा निकलता है। तो मेग्मा निकलने से जो जोन होता है वो प्लेट विवर्तनिक क्रिया के आधार पर होता है और फिर उसके बाद में ये इस प्रकार से दिखने लगता है, जिसमें बीच में ये जगह दिखने लगती है। फिर अपसारी घटाएं होती है जिसके अंदर ये माटी और ये पमार होता है और ये ज्वालामुखी है और ये परिवर्तित सीमा, यानी इस प्रकार से दोनों तरफ क्या लगता है, दबाव लगता है। तो नीचे क्या लगता है, भूकंप आने लगता है। क्या आने लगता है, भूकंप आने लगता है। और ये जो बीच के अंदर दिख रहा है आपको अपसारी सीमाएं, उसके अंदर अपसारी सीमाओं के अंदर समुद्र में प्रवाह होता है, उसके आधार पर ये दोनों विघटन अलग हो जाते हैं। जबकि सम्मिलन सीमाओं के अंदर क्या होते हैं, ज्वालामुखी आती है, परिवर्तित सीमाओं के अंदर भूकंप आता है और अपसारी सीमाओं के अंदर क्या आता है, ये प्रवाह माना जाता है। और आधुनिक भू आकृतिक विकास की अगर बात करें तो पर्वत निर्माण होता है, ज्वालामुखी बनती है, भूकंप आता है और महाद्वीपों का विभाजन होता है। अगर आपको पूछ ले कि ये जब सीमाएं होती है, क्रियाएं होती है, तो इनसे क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी बनती है, भूकंप आते हैं और महाद्वीपों का निर्माण भी, विभाजन भी होता है और निर्माण भी होता है। नेक्स्ट आपके लिए चौथा क्वेश्चन है कि अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियों में अंतर स्पष्ट करते हुए साथ ही फोल्ड एवं फॉल्ट के प्रकारों को उपयुक्त आरेख चित्र समझाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परिभाषा की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अंतर्जात और बहिर्जात बल कौन से होते हैं। तो बात करते हैं अंतर्जात शक्तियों की। तो वे भौतिक या भूगर्भीय शक्तियां जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती है। दोबारा देखिए, वे भौतिक या भूगर्भीय शक्तियां जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती है और जो भू आकृति का निर्माण उबार करती है, जिसके उदाहरण के आधार पर पर्वतों का निर्माण हो गया, ज्वालामुखी हो गई, भूकंप हो गई। क्योंकि आपको भी पता है पर्वतों का निर्माण हमेशा पृथ्वी के अंदर से होता है, मेग्मा के द्वारा। ज्वालामुखी भी ऊपर की ओर निकलती है जो कि जमीन के द्वारा होती है। भूकंप हमेशा जमीन के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से जो अंतर्जात होते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर से, नाम से पता चल रहा है अंतर्जात शक्तियां, यानी जो पृथ्वी के अंदर से निकल रही है। दूसरा आता है बहिर्जात शक्तियां। तो वे शक्तियां जो पृथ्वी की सतह पर बाहरी कारणों जैसे कि सूर्य, वायु, जल, हिम से कार्य करती है और सतह को घिसकर ऑफ साइट करके बदलती है, जिसके उदाहरण के अंदर पर अपर्दन होना, परिवहन आना और आपको निक्षेपण की क्रिया जो होती है, यानी धरती का या पृथ्वी का ऊपर से जो जमीन होती है उस खिसक जाना, इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो इस आधार पर होती है। बात करते हैं इसके कारण और ऊर्जा स्रोत की। तो कारण क्या है, इसके प्रमुख ऊर्जा स्रोत कौन से हैं। तो अंतर्जात पृथ्वी का आंतरिक ताप, जिसके अंदर कौन कौन से प्रमुख कारण होते हैं। एक तो रेडियोधर्मी अपघटन, दूसरा है अवसरण उष्मा, प्लेट टेक्नोनिक्स और अंतर्निहित दबाव व तन होना, ये होता है अंतर्जात के कारण। जबकि बहिर्जात में कौन कौन से होते हैं, एक तो सूर्य ऊर्जा, जिसके अंदर वाष्पीकरण, वायु गतिकी, गुरुत्वाकर्षण, वर्षा, हिम नदों की चालन ऊर्जा और समुद्र की नहरें, ये सब इसके कारण माने जाते हैं। अगर इसके प्रभाव और भूमिकाओं की बात करें तो ये क्यों बनाते हैं और घटाते हैं। तो अंतर्जात भूमिकाएं बनाते हैं, पर्वत, पठार, रेंज, भ्रंश, ज्वालामुखी, भू संरचना। जबकि बहिर्जात के अंदर भूमिकाएं तोड़ते या घिसते और फिर नया बनाते हैं, जिसके अंदर उपजाऊ मैदान हो गया, घाटियां हो गई, तट रेखा हो गई, मैदान हो गया, रेगिस्तानी ड्यून्स हो गए। तो ये सब किससे बनते हैं, बहिर्जात से बनते हैं। अगर आपके लिए छोटा वाला क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से उपजाऊ मैदान, घाटियां, तट रेखा, मैदान, रेगिस्तानी ड्यून्स किसके माध्यम से बनते हैं, तो बहिर्जात बल के कारण या बहिर्जात शक्तियों के कारण बनते हैं। जबकि आपको पूछ रहे अंतर्जात के कारण क्या बनते हैं, पर्वत, पठार, रेंज, भ्रंश, ज्वालामुखी, भू संरचना। नेक्स्ट बात करते हैं फोल्ड, वलयन या विस्तृत, इसका क्या है, फोल्ड क्या होता है। फोल्ड जैसे आपको पता है फोल्ड करना, मोल्डिंग करना, वही चीज इसके अंदर है। तो जब सेल स्तर पर समतल दबाव संपीड़न लगता है
तब सेलें मुकड़कर झुंड या वलन करती है। इन्हें फोल्ड कहते हैं। और फोल्ड भूविज्ञान में धरातलीय तत्वों का मोड़ होता है। मोड़ जैसे कि आपने स्प्रिंग देखी होगी, वही होता है फोल्ड, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, फोल्ड भी कहते हैं या संपीड़न भी बोलते हैं। तो फोल्ड के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले होता है धुरी तल, वह काल्पनिक तल जो वलन के दो पंखों को अलग करती है। वह धुरी तल होता है जिसके अंदर क्या होता है, काल्पनिक तल आपने कोई भी तल मान रखा होगा तो दो पंखों को अलग करती है। दूसरा होता है धुरीकरण, यानी वलन का वह हिस्सा जहां सबसे अधिक वक्रता होती है, फोल्ड क्रस्ट होता है। और वलन के दोनों ओर के झुके हुए भाग को पंख कहते हैं। जबकि उत्क्रम वलन मध्य भाग होता है, यानी ऊपर वाला, और पुरानी चट्टानें बाहर की ओर होती है। जबकि प्रति वलन के अंदर मध्य भाग अवतलन होता है जो कि नीचे की ओर होता है, और युवा तहें अंदर माना जाता है। फोल्ड के प्रकार की बात करें तो आकृति व कारण के प्रकार अनुसार तो दोनों पंख लगभग समान होते हैं, दोनों पंख अलग झुके होते हैं। पहला पंख होता है कम झुका हुआ दिखेगा, जिसके अंदर एक पंख मोड़ा, दूसरा पंख ऊपर की ओर उल्टा हो गया, जबकि दूसरे धुरी लगभग 36 पूरी संरचना लेट जाती है, यानी नीचे पूरा झुका होता है। दूसरा आता है तिक्के कोण वाले वलन पिरामिड सा। इसके अंदर ये कब बनते हैं, तो अगर बात करें ये फोल्ड कब बनते हैं, तो बड़े पैमाने पर समतलीय संपीड़न के द्वारा बनते हैं और सेलाएं ढीली या प्लास्टिक व्यवहार दिखा रही हो यानी नहीं होता है। जबकि समय के साथ धीमी क्रियाएं फोल्डिंग लंबे समय में होता है। पहचान के संकेत अगर कैसे होते हैं, तो सतह पर वलनों का क्रम धीरे धीरे बदलता रहता है। फिर बात करते हैं ब्रंश क्या होता है, इसके विस्तृत की अगर चर्चा करें तो फोल्ड को ही ब्रंश कहते हैं। तो ब्रंश घाटियां जैसे कि बनती है जब सेलाएं तन दबाव या कतरन के कारण टूट जाती है और टूटे हुए खंड एक दूसरे के सापेक्ष स्थानांतरित होते हैं, तो वे सतह फोल्ड या ब्रंश कहलाती है। ब्रंश भूकंप भी होते हैं जिसके अंदर फोल्ड के हिस्से कौन कौन से हैं, तो टूटे हुए सतह का समतल भाग या उसके फोल्ड प्लेन के ऊपर वाला खंड या फुटवेल नीचे वाला खंड भी माना जाता है। फोल्ड के प्रमुख प्रकार कौन कौन से, तो एक होता है सामान्य ब्रंश जो कि तन या बल खंड बेलते हैं और नीचे जाता है ज्यादा, और उदाहरण के रूप में रिप्ट, वेलवे या घाटियां। और दूसरा होता है उल्टा या थ्रस्ट ब्रंट, जिसके अंदर संपीड़न का कारण होता है, बल लगता है इसके अंदर एक दूसरे पर चढ़ते हैं, यानी जैसे दो आपस के अंदर बल लगते हैं और संपीड़क बल लगने से एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं, जैसे कि तिरछा हो जाता है। फिर थ्रस्ट फोल्ट में तय का झुकाव कम होना, यानी बड़े पैमाने पर पर्वत बनते हैं। उदाहरण के आधार पर हिमालय कई थ्रस्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट आपके लिए बात करने वाले कारण क्षैतिज कर्तन। तो खंड सापेक्ष में क्षैतिज दिशा में स्लाइड करते हैं, जो कि दाएं या बाएं दोनों दिशा पर कर सकते हैं। ब्लॉक ए या ब्लॉक बी, उदाहरण के आधार पर सैन एंड्रेस, आप इसको अच्छे से समझ लेना। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फोल्ड बनाम रोल्ड क्या है। तो इसके अंदर सारांश के अंदर बात करें तो चट्टानें मोड़ी हुई हो जाती है बिना टूटे, प्लास्टिक ढीले व्यवहार, या चट्टानें टूटती है तो खिसकती है तो भंगुर व्यवहार बन सकता है। फोल्ड अधिकतर संपीड़न के साथ बने और स्थायी आकृतियां अचानक टूट फूट व खिसकने के साथ आते हैं और भूकंप से जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट आपके लिए ये देखो, ये चित्र के माध्यम से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एक होती है अंतर्जा शक्तियां और एक तरफ दे रखी है बहिर्जा शक्तियां। दोनों में अंतर भी आपको पता होना चाहिए और कैसे होती है। अंतर्जा शक्तियों के अंदर आपको चित्र से सीधा सा दिख रहा है कि जमीन के अंदर से क्या निकल रही है, एक बाहर एक शक्ति निकल रही है जो कि ज्वालामुखी के द्वारा, पर्वतों के द्वारा या और भी कहीं के माध्यम से निकल रही है, ठीक है। या आप भूकंप के द्वारा देखो नीचे से भूकंप आ रहा है। जबकि बहिर्जा शक्तियों के अंदर क्या है, आपको चित्र के अंदर दिख रहा है, देखो ये जैसे जल के द्वारा भी हो सकता है, कोई नई जमीन का निर्माण हो रहा है जैसे कि चंबल घाटी क्षेत्र या और भी है। तो इसके तुलना की बात करें तो तुलना के आधार पर अंतर्जा शक्तियां पृथ्वी के अंदर उत्पन्न कणों के आधार पर होती है, जबकि बहिर्जा शक्तियां सूर्य, जल, वायु आदि बाहरी कारणों की होती है। जबकि मुख्य क्रियाओं की बात करें तो अंतर्जा शक्तियां भूमि रवा होना है, ड्यूना अवसान ज्वालामुखी है। जबकि प्रभाव की बात करें तो अंतर्जात भूमि का निर्माण होता है, परिवर्तन होना है, शक्तियों के कारण दाव दबाव ज्वालामुखी क्रिया होती है। उदाहरण के आधार पर पर्वत निर्माण भ्रंश ज्वालामुखी होती है। जबकि बहिर्जा शक्तियां भूमि का अपर्दन होता है, नदी, वायु, हिमनद वर्षा के आदि कारण होता है, नदी घाटी, बालू के टीले, समुद्री तटों का दबाव होना, ये सब इसके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके लिए 5 नंबर क्वेश्चन है, पर्वत निर्माण के संदर्भ में कोबर का जियोसिंक्लाइज सिद्धांत और जेफरीज का थर्मल संकुचन सिद्धांत दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा, तो ध्यान से इसको समझना है। लेकिन आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया, मुझे बताएं, तो आप सभी पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो पर्वत निर्माण के संदर्भ में कोबर का जियोसिंक्लाइन सिद्धांत और जेफरीज का थर्मल संकुचन सिद्धांत का स्पष्ट व संक्षिप्त तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत है। तुलनात्मक विश्लेषण के अंदर कोबर का बनाम जेफरीज,
तो सिद्धांत का मूल आधार क्या है? तो कोबर का जियोसिनक्लाइन सिद्धांत। पर्वत निर्माण का कारण जियोसिनक्लाइन में अवसादों का संकुचन माना जाता है, जिसके अंदर पृथ्वी की परपटी में स्थित जियोसिनक्लाइन यानी विशाल अवसाद के दोनों ओर से दबाव पड़ने से अवसाद सिकुड़ते और उठते हैं। उसके अनुसार पर्वत ताने बाने वाले प्रकृति के हो जाते हैं। जेफ्रीज का थर्मल संकुचन सिद्धांत क्या है? तो पर्वत निर्माण का कारण पृथ्वी का धीरे धीरे ठंडा होना व सिकुड़ना माना जाता है। ठंडा होने से पृथ्वी का आयतन घटता है, जिससे परपटी में संकुचन व दरारें बन जाती है। इस संकुचन से परपटी ऊपर उठकर पर्वत बनाती है। जबकि बात करें प्रक्रिया का स्वरूप कैसा है, तो प्रक्रिया कोबर की बात करें तो प्रक्रिया क्षैतिज दबावों पर आधारित होती है, यानी भू परपटी का पार्श्व संपीड़न होता है। फोल्डिंग और थ्रस्टिंग मुख्य घटक इसके माने जाते हैं। पर्वत निर्माण क्षेत्र विशिष्ट मुख्यतः जियोसिनक्लाइन क्षेत्र माना जाता है। जेफ्रीज के अंदर जेफ्रीज ने यह बताया कि प्रक्रिया उष्मीय संकुचन पर आधारित है। संकुचन पूरे पृथ्वी मंडल में होता है। पर्वत निर्माण वैश्विक घटना पूरी पृथ्वी के ठंडे होते हैं। अब बात करते हैं पर्वतों के प्रकार। तो पर्वतों का प्रकार क्या है? तो कोबर के अनुसार फोल्ड पर्वतों की व्याख्या बेहतर करता है। उदाहरण के आधार पर आल्पस, हिमालय। जेफ्रीज क्या कहता है? जेफ्रीज यही कहता है कि पर्वतों को ग्रह संकुचन के परिणाम स्वरूप बने सिकुड़ते हुए खंड के रूप में देखता है। वास्तविक रूप से जटिल फोल्ड संरचना की संतोषजनक व्याख्या नहीं कर पाता। फिर बात करते हैं सिद्धांत की वैज्ञानिकता और आधुनिक दृष्टि। तो कोबर कहता है कि जियोसिनक्लाइन की अवधारणा आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक्स के आने के बाद अधूरी सिद्ध हुई, और ये प्लेट टक्करों, सबडक्शन और मेंटल डायनामिक्स की व्याख्या नहीं करता। लेकिन जबकि जेफ्रीज क्या कहता है? जेफ्रीज ये कहता है कि आधुनिक भूवैज्ञानिक अनुसंधान बताते हैं कि पृथ्वी का ठंडा होना पर्वत निर्माण का प्रमुख कारण नहीं है, जबकि प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत इस दृष्टिकोण को व्यापक रूप से अप्रासंगिक सिद्ध करता है। प्रश्न संख्या 6, ज्वालामुखी क्या है और इसके प्रमुख प्रकार एवं इसके निर्मित भू आकृतियों का विस्तृत विवेचन कीजिए। तो ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित मैग्मा के सतह की ओर गतिशील होने तथा उच्च दाब के कारण सतही चट्टानों को तोड़कर बाहर निकल जाने की प्रक्रिया का परिणाम है। पृथ्वी का आंतरिक भाग अत्यधिक ताप दाब युक्त है और जहां चट्टानें पिघलकर मैग्मा बनाती है, जब ये मैग्मा अपने गैसों सहित सतह तक पहुंचता है तो इसे लावा, राख, गैस और भाप के रूप में विसर्जित करता है। मैग्मा का बार बार सतह पर निकलना ज्वालामुखी पर्वत, पठार तथा अनेक अंतर्जात एवं बहिर्जात भू आकृतियों का निर्माण करता है। ज्वालामुखी गतिविधि पृथ्वी की गतिशीलता का परिणाम दर्पण मानी जाती है, जो ऊर्जा विमोचन के साथ भू रूपों में निरंतर परिवर्तन लाती रहती है। बात करते हैं नेक्स्ट ज्वालामुखी प्रमुख प्रकार की। तो पहला आता है इसके अंदर शील्ड ज्वालामुखी। तो शील्ड ज्वालामुखी कौन सी होती है? ये चौड़े, फैलावदार, ढाल के समान प्रकृति आकृति वाले ज्वालामुखी होते हैं। इसमें निकलने वाला लावा अत्यंत सुलभ एवं तरल होता है, जिससे ये बहुत दूर तक बहता है और व्यापक क्षेत्रफल में फैला होता है। इसका ढलान कम तीव्र होता है। उदाहरण के रूप में हवाई द्वीप का मोना लाव और मोना कोयवा के आधार पर इनसे विशाल लावा पठार और व्यापक बेसाल्टिक संरचनाएं बनती है। दूसरा होता है संयुक्त या स्ट्रेटो ज्वालामुखी, यानी ये दुनिया के सबसे उग्र और खूंखार ज्वालामुखी माने जाते हैं। इसके अंदर कठोर चट्टान, राख, लावा, अवसाद की परतें और एक दूसरे जमा होती रहती है। इसका लावा अपेक्षाकृत गाढ़ा और अम्लीय होता है, जिससे विस्फोट तीव्र होता है। उदाहरण के रूप में फुजियामा जापान की और वेसुवियस इटली की, माउन फिलीपींस की। इनसे ज्वालामुखी शंकु, कैल्डेरा, लावा गुंबद जैसी संरचनाएं बनती है। तीसरा आता है राख शंकु ज्वालामुखी। तो ये अपेक्षाकृत छोटे, तीव्र ढलान वाले ज्वालामुखी होते हैं। इनसे गाढ़े लावा कण, स्कोरिया तथा राख के टुकड़े आसपास गिरकर ढीले ढाले शंकु का निर्माण करते हैं और इनकी आयु कम होती है और ये प्राय मुख्यतः ज्वालामुखियों के सहायक ज्वालामुखी भी मानी जाती है। चौथा होता है फिशर या दरार ज्वालामुखी। तो फिशर दरार ज्वालामुखी कौन सी होती है? ये लंबी दरारों के लावा के धरातल पर बहने के कारण बनते हैं। इनसे जुड़े विस्फोट कम तीव्र होते हैं, परंतु लावा का फैलाव अत्यधिक होता है। उदाहरण के रूप में भारत का डेक्कन ट्रैप, आइसलैंड के ज्वालामुखी पठार, ये व्यापक लावा पठार और सीढ़ी नुमा ट्रैप संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गुमनदार ज्वालामुखी, जो कि कौन सी होती है? तो अत्यंत चिपचिपे लावा के उठकर ठोस होने से गुमंदाकार संरचनाएं बनती है। इसमें विस्फोट कम परंतु अत्यंत विनाशकारी हो सकते हैं, क्योंकि दाब अत्यधिक बढ़ जाता है। उदाहरण के रूप में लावा डोम और पेलाइट पर्वत होते हैं। ज्वालामुखी गतिविधि से निर्मित प्रमुख आकृतियां कौन सी है? भू आकृतियां। तो ज्वालामुखी गतिविधि से सतही तथा अंतर्गर्भित दोनों प्रकार की भू आकृतियां बनती है। पहला आता है इसके अंदर बाह्य ज्वालामुखी भू आकृतियां, जिसके अंदर ज्वालामुखी शंकु
तो वोलोनिक कौन लावा, राख, स्कोरिया के बार बार निकलने से शंकु के आकार का पर्वत निर्मित होता है और इसकी चोटी पर क्रेटर होता है। दूसरा है क्रेटर और कैल्डेरा, यानी क्रेटर ज्वालामुखी मुख का कटोरा नुमा भाग है। जब भारी विस्फोट से शीर्ष धंस जाता है तो विशाल कैल्डेरा बनता है। उदाहरण के रूप में यूएसए का क्रेटर लेके। लावा पठार कौन सा होता है? तो लावा पठार के अंदर दरारों या फिसर से बहने वाले तरल लावे के बार बार ठोस होने से विस्तृत पठार बनता है। उदाहरण के रूप में डेक्कन ट्रैप भारत का और कोलंबिया पठार, ये लावा पठार का भाग है। ज्वालामुखी गुंबद लावा डोम कौन सा है? तो गाढ़े लावे के ऊपर उठकर जमने से गुंबदनुमा संरचना बनती है। 5 नंबर है ज्वालामुखी पर्वत, हॉट स्प्रिंग, गाइजर और उसके बाद में आता है अंतर गर्भित ज्वालामुखी भूआकृतियां। तो इसके अंदर बेथोलिथ, डाइक, सिल और लेक्टोक्लिथ ये सब आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं ज्वालामुखी गठन का क्रम या आकार आरेख कैसा है, तो ये आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ज्वालामुखी प्रकार एवं आकृतियां। सबसे पहले पृथ्वी का आंतरिक भाग एक होता है मैग्मा चेंबर, उसके बाद ज्वालामुखी नालिका, क्रेटर मुख, लावा रास, राख, मेल का विस्फोट, ये सब देखने को मिलता है। जबकि अगर बात करें ज्वालामुखी के प्रमुख प्रकार तो शील्ड ज्वालामुखी, संपुचन या स्त्रीकरण या राख शंकु, जबकि भूआकृति लावा पठार, क्रेटर, कैल्डेरा, डाइक, सील ये सब मानी जाती है। इसके अंदर बेथोलित और दरार भी घूमन रही है, आप पूरी चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि अपक्षय क्या है और इसके प्रकारों, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अपक्षय के स्वरूप एवं कारण स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपक्षय क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह पर स्थित चट्टानों का यांत्रिक टूटना, रासायनिक विघटन और जैविक क्रियाओं द्वारा होने वाला परिवर्तन अपक्षय कहलाता है। ये एक स्थानिक प्रक्रिया है जिससे चट्टानें अपने स्थान पर ही टूट फूट कर परिवर्तित होती है और इन्हें कहीं से ले जाने परिवहन की आवश्यकता नहीं होती। अपक्षय पृथ्वी के भू आकृतिक निर्माण का आधार है और मिट्टी निर्माण की अनिवार्य प्रक्रिया भी मानी जाती है। बात करते हैं भौतिक अपक्षय क्या है? तो भौतिक अपक्षय वे होता है फिजिकल वेदरिंग, यानी भौतिक अपक्षय में चट्टानों का टूटना केवल भौतिक बलों के कारण होता है। चट्टान की संरचना या खनिजीय संगठन में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। मुख्य स्वरूप एवं कारण तो सबसे पहला था तापीय प्रसारण एवं संकुचन, यानी दिन में गर्मी से चट्टानें फैलती है और रात में ठंड से सिकुड़ती है। बार बार के इस चक्कर से चट्टानों में दरारें पड़ती है और परतें उखड़ने लगती है। विशेष रूप से मरुस्थलों में यह प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। बात करते हैं हिम विदारण। हिम विदारण कौन सा दूसरा पॉइंट है? तो ठंडे क्षेत्रों में दरारों में भरा पानी जमकर फैलता है और चट्टानों में को तोड़ देता है। तीसरा पॉइंट है लवण स्फटिकीकरण, यानी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल के वाष्पीकरण के बाद लवण क्रिस्टल दरारों में जम जाते हैं और फैलने पर चट्टानों को चूर चूर कर देते हैं। चौथा पॉइंट है दाब मुक्तिकरण, यानी गहराई में स्थित चट्टानों पर ऊपर की चट्टानों का भार हटने से वह फैलकर परतों में टूटने लगता है। फिर दूसरा पॉइंट है रासायनिक अपक्षय। तो रासायनिक अपक्षय कौन सा होता है? तो रासायनिक अपक्षय में चट्टानें रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण अपने मूल खनिज रूप से बदल जाती है या घुल जाती है और ये प्रक्रिया गर्म और आर्द्र जलों में क्षेत्रों में सर्वाधिक सक्रिय मानी जाती है। इसका मुख्य स्वरूप और कारण क्या है? तो पहला पॉइंट है अब अपघुलन। तो खनिज जल को अवशोषित कर फैलते हैं और चट्टानों को कमजोर करते हैं, जैसे फेल्डस्पार को मृतिका में बदलना। दूसरा पॉइंट है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जल के हाइड्रोजन तथा हाइड्रोडोक्सिल आयन खनिजों के साथ प्रतिक्रिया कर नए खनिज बना देते हैं और ये ग्रेनाइट पर विशेष प्रभाव डालती है। तीसरा पॉइंट कौन सा है? ऑक्सीकरण। क्या होता है ऑक्सीकरण? तो लोह युक्त चट्टानें ऑक्सीजन में प्रतिक्रिया कर जंग जैसी पदार्थ बनाती है जिससे चट्टानें धूल भरी हो जाती है। 5 नंबर पॉइंट है कार्बोनेसस, यानी जल में घुला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अम्ल बनाता है जो चूना पत्थर को घोल देता है और इसके परिणाम स्वरूप कार्स्ट स्थलाकृतियां बनती है। अगला पॉइंट है घुलनशीलता। क्या होता है? सॉल्यूशन। नमक, जिप्सम आदि खनिज जल से सीधे घुल जाते हैं और चट्टानें कमजोर हो जाती है। जैविक अपक्षय क्या होता है? यानी जैविक अपक्षय। तो जैविक अपक्षय जीवों की गतिविधियों से चट्टानों का टूटना या रासायनिक परिवर्तन है जिसमें पौधे, पशु, जीवाणु एवं मानव सभी योगदान करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए बात करते हैं मुख्य स्वरूप व कारण की। तो पेड़ों की जड़ों का दबाव होना, जड़ें दरारों में प्रवेश कर फैलती है और चट्टानों को तोड़ती है। जीवों की खुदाई व प्रबिल मानना, जबकि चींटियां, कलंक, केंचुए, छिपकलियां आदि मिट्टी और चट्टान की परती ऊपर को ढीला कर अपक्षय को बढ़ाते हैं। जीव रासायनिक क्रिया जिसके अंदर लाइकेन, कई सूक्ष्म जीव एसिड उत्पन्न करते हैं जो चट्टानों की रासायनिक रूप से विघटित करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नदी के कार्य, कटाव,
परिवहन, निक्षेपण तथा निर्मित प्रमुख भू आकृतियां जैसे कि वी आकार घाटियां, जलप्रपात, पेडिमेंट, डेल्टा आदि का विवरण दीजिए। सारा क्वेश्चन इसके अंदर आ गया। तो मान के चलिए क्वेश्चन आपके लिए 100% परीक्षा के अंदर आने वाला है, चाहे छोटे रूप में आए, लघुतरात्मक रूप में आए या दीर्घ उत्तरात्मक के रूप में आए, आपके लिए प्रश्न ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो नदी अपने 3 कार्यों कटाव, परिवहन और निक्षेपण के माध्यम से विविध भू आकृतियों का निर्माण करती है और नीचे हम तीनों को समझने वाले विस्तार से। सबसे पहले बात करें नदी द्वारा कटाव से निर्मित भू आकृतियां, जिसके अंदर सबसे पहले आती है वी आकार की घाटी। तो वी आकार की घाटी में इसका निर्माण नदी के ऊर्ध्वाधर कटाव से होता है। नदी तेज ढलान वाले पर्वतीय क्षेत्रों में नीचे की ओर गहराई बनाती है, जिसके अंदर परिणाम स्वरूप घाटी का आकार वी जैसा दिखता है। जिसके अंदर दूसरा पॉइंट है जलप्रपात। तो वाटरफॉल, जब नदी कठोर व गर्म शिलाओं से बने असमान भूभाग पर बहती है तो कठिन चट्टान के किनारे से पानी अचानक नीचे गिरता है, जिसमें जलप्रपात बनता है। समय के साथ जलप्रपात पीछे की ओर खिसक जाता है और खड्डा या कन्योत का निर्माण कर जाता है। कन्योन का निर्माण। दूसरा बनता है खड्डा या दर्रा। तो गार्ज या कन्योन क्या है? तो तीव्र ऊर्ध्वाधर कटाव से नदी गहरी और संकरी घाटी कहती है। यदि चट्टान कठोर हो तो दीवारें लगभग सीधी बनती है और विशाल कन्योन बनता है, जैसे ग्रैंड कैनियन। इसके अंदर अगला नेक्स्ट बात करते हैं पेडिमेंट क्या है। तो पर्वत जल पर नदी और अन्य अपसे कारकों के सम्मिलित कटाव से बना सपाट कोमल ढलान वाला क्षेत्र ये पेडिमेंट कहलाता है। ये पर्वत के आधार पर एक पतला समतल मैदान जैसा दिखता है। फिर बात करते हैं प्लंज पुल क्या है। तो जलप्रपात के नीचे पानी के प्रहार और घूर्णन क्रिया से गहरा कटाव होता है, इसमें गोलाकार गड्ढा बनता है, जिसे प्लंज पुल कहते हैं। बात करते हैं नदी द्वारा परिवहन से निर्मित भू आकृतियां कौन कौन सी बनती है। इसके अंदर आपको परिवहन स्वयं नदी आकृति नहीं बनाता, परंतु ये निक्षेपण और आगे के कटाव को प्रभावित करता है, फिर भी परिवहन की प्रक्रिया की वजह से बनता है। नेक्स्ट इसके अंदर पहला पॉइंट है नदी की तली से कंकड़ गोटे यानी नदी बहाव के साथ सामग्री को गोल व चिकना करती है। अब आप मान के चलिए जैसे कि कोई नदी चल रही है तो जो उसका गहरा नीचे वाला भाग होता है उसके अंदर साथ में क्या लाती है, कई सारे पत्थर होते हैं जो उसको साथ में रगड़ रगड़ कर साथ में लाती है, जिसके आधार पर जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही गोल और चिकने हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गोल और चिकने हो जाते हैं। जैसे कि हम कहीं पर बाहर जाते हैं या कर्नाटक है या आप मान के चलिए आंध्र प्रदेश, कलकत्ता कहीं जाते हैं नदियों के पास पर, तो ब्रह्मपुत्र नदी है या गंगा नदी है, कोई भी नदी है, जब ऊपर से जल आता है साथ में अगर कंकड़ पत्थर आते हैं तो वो सारे कैसे होते हैं, गोल और चिकने होते हैं। दूसरा होता है मोड़दार धारा, यानी नदी मध्य प्रवाह में बालू मिट्टी को ढोते हुए दाएं बाएं कटाव करती है। जब कोई भी पास में मिट्टी होती है तो उसको एकदम क्या कर देते हैं, उजला कर देते हैं, साफ कर देते हैं। कैसे? आप कोई भी नदी का उदाहरण दीजिए या फोटो देखेंगे साथ में, अगर आपको अगर डायग्राम मिलता है तो उसके अंदर देखिए कि जब पानी चल रहा होता है, बहाव चल रहा होता है, तो उसके पास पास का क्षेत्र होता है, जल होता है, उसको एकदम साफ कर देती है। फिर नदी मध्य भूप्रवाह में बालू मिट्टी को ढोते हुए दाएं बाएं कटाव करती है, जिससे क्या होता है, अर्धचंद्राकार मोड़ दे देती है। तीसरा पॉइंट है नदी द्वारा निक्षेपण से निर्मित भू आकृतियां। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर बाढ़ मैदान। क्या बनता है? बाढ़ का मैदान, यानी नदी के उफान के समय तटों पर महीन मिट्टी बन जमती है, लंबे समय बाद विस्तृत और उपजाऊ मैदान बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक तटबंध, नेचुरल लीव। नदी के बाढ़ के समय भारी कण तटों के पास जम जाते हैं, इससे तट के किनारे ऊंचाई बढ़ जाती है, जिसे प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। फिर अगला है ऑक्सबो झील। ऑक्सबो झील कैसे बनती है? तो नदी के अत्यधिक मोड़ों व कटाव के कारण निक्षेपण से एक मोड़ मुख्य धारा से अलग हो जाती है। अलग हुए घोड़े की नाल जैसी झील को ऑक्सबो झील कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्सबो झील कहते हैं। आपको प्रश्न आ सकता है ऑक्सबो झील से आपका क्या तात्पर्य है? यानी नदी के अत्यधिक मोड़ों के कटाव व निक्षेपण से जो मोड़ मुख्य धारा से अलग होती है और उससे अलग हुए घोड़े की नाल जैसी आकृति के आधार पर जो झील बनती है उसी को बोलते हैं ऑक्सबो झील। क्या बोलते हैं? ऑक्सबो झील। फिर आपके लिए डेल्टा क्या होता है? डेल्टा को समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा से सीधा क्वेश्चन आता है, डेल्टा से आपका क्या तात्पर्य है, डेल्टा कैसे बनता है? तो जब नदी समुद्र या झील में समतल क्षेत्र पर पहुंचती है तो गति कम हो जाती है और वह बड़ी मात्रा में गाद जमाती है। क्या बनाती है? गाद जमाती है, दलदल, जिससे नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है और त्रिकोण भूमि भाग का निर्माण होता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है। फिर दूसरा होता है आलूई पंखा। जब नदी पर्वत से निकलकर समतल मैदान में आती है तो गति कम होने पर वह तलछट को पंखाकार रूप में फैलाकर जमा लेती है, उसे बोलते हैं अलपंखा पंखा। फिर दियारा भूमि द्वीप, नदी की धारा में जमाव के कारण रेत व मिट्टी के उभरे टुकड़े द्वीपों का रूप ले लेती है, इसे बोलते हैं दियारा भूमि। संक्षेप में अगर इसकी बात करें तो आप इसको विस्तार से देख लेना, पॉइंट आपके लिए लगा रखें जिसने भी, क्योंकि लगभग विद्यार्थियों ने आपके द्वारा पीडीएफ
ले चुके हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, हिमानी की संरचना प्रकार एवं हिमानी क्रिया से बचने वाली भू आकृतियां, यू आकार घाटी, मोरेन आदि को विस्तार से समझाइए। तो बात करते हैं सीधे हिमानी क्या है, ग्लेशियर क्या है। तो लंबे समय तक जमी रहने वाली बर्फ का वे विशाल द्रव्यमान जो दबाव और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से धीरे धीरे बहने लगता है, उसे हिमानी कहलाता है। इसे चलती हुई बर्फ भी कहते हैं। और हिमानी की संरचना की अगर बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लेशियर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लेशियर क्या है, तो हिमानी मुख्यतः 3 परतों या भागों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है संचयन क्षेत्र, जोन ऑफ, तो ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र जहां बर्फबारी अधिक होती है, जहां नीवी दबकर नीवी द्रव्य तथा बाद में हिमानी बर्फ बन जाती है। दूसरा पॉइंट है परावर्तन गति क्षेत्र। तो इसके अंदर वह भाग जहां बर्फ अपना भार एवं गुरुत्व के कारण नीचे की ओर रहने लगता है, बर्फ अब चट्टानों को तोड़ती, घिसती और साथ ले जाती है। विलोपन क्षेत्र कौन सा होता है, तो विलोपन क्षेत्र के अंदर नीची जगह जहां पिघलने, वाष्पन, सब्लिमेशन आदि से बर्फ घटती जाती है। नेक्स्ट, यहाँ जमा अवसाद मिलकर मोरेन आदि बनाते हैं। हिमानी के प्रकार कौन कौन से हैं, तो स्थलाकृति के आधार पर पर्वतीय, हिम चादर और हिम टोपी, पिडमांड हिमानी। तापमान के आधार पर अगर बात करें तो गर्म हिमानी जिसके अंदर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास आधार पर पिघलकर अधिक तेज गति हो जाती है। ठंडी हिमानी की बात करें तो तापमान हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और पिघलने पर न्यूनतम गति भी आ जाता है। हिमानी क्रिया क्या है, तो हिमानी अपनी गति के दौरान 3 क्रिया करती है, प्रतिक्रिया करती है। पहली करती है अपसरण या निक्षेपण, जिसको हम समझ चुके हैं। दूसरा परिवहन, तीसरा निक्षेपण। बात करते हैं हिमानी क्रिया से बनने वाली प्रमुख आकृतियां। तो पहली बनती है अपर्दन से बनने वाली आकृतियां, यू आकार घाटी, यानी हिमानी नीचे की ओर बहकर घाटी के तले दीवारों को चौड़ा कर देती है। परिणाम स्वरूप घाटी यू अक्षर जैसी दिखती है। चौड़ा तल व खड़ी दीवारें, चौड़ा तल व खड़ी दीवारें। दूसरा होता है सरक क्या है, तो पर्वत की ढलान पर कटोरे जैसी गहरी आकृति, यही संचयन क्षेत्र का उद्गम भी होता है। ट्रोंग क्या है, तो यू आकार की बड़ी घाटियां जब लंबी हो जाए। फ्रियोड क्या है, जब यू आकार घाटी समुद्र के पानी से उबर भर जाए। अरीट क्या है, तो 2 सड़क के बीच बनी तीक्ष्ण धारदार पर्वत रिज होती है। हॉर्न क्या है, तो 3 या अधिक सड़क के मिलने पर बनने वाली नुकीली शिखराकृति जैसे मेटल हॉर्न। रोचे माउंटेन क्या है, तो एक तरफ से चिकनी और दूसरी तरफ से खुरदरी चट्टान हिमानी घर्षण का परिणाम देखने को मिलती है। निक्षेपण के अंदर बनी रखने वाली आकृतियां मोरेन हो गई, उसके आधार पर एस्कर हो गई, केम हो गई, ड्रमलिन हो गई, ये सब आपको देखने को मिलती है। फिर अगला जो आपके लिए क्वेश्चन है, पवन क्रिया के अंतर्गत होने वाली प्रक्रियाएं तथा पवन द्वारा निर्मित भू आकृतियां, बालू टीले, योनड्रोंग आदि का वर्णन विस्तार से कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। पवन क्रिया शुष्क अर्ध और इसके विस्तार को हम देखते हैं। तो पवन की क्रियाएं कौन कौन सी होती है। पहला आता है इसके अंदर पवन चरण, विंड। तो थपथपाव, थपथपाव क्या है, तो पवन ढीली महीन कणों को उड़ा कर ले जाती है, जिससे भूमि की ऊपरी सतह धंस जाती है। परिणाम इसका लूनी या डिफ्लेक्शन, होल, पेन, पेवमेंट जैसी आकृतियां बनने लगती है। दूसरा अपघर्षण क्या होता है, तो हवा में उड़ते रेत कण चट्टानों पर टकराकर उन्हें काटते घिसते हैं। परिणाम थे योनड्रेंग, पवन तराशित शैलाकृतियां आदि बनती है। तीसरा कुचलन क्या है, तो हवा में उड़ते रेत कण आपस में टकराकर और अधिक छोटे मुलायम बन जाते हैं। अगला पॉइंट आपके लिए पवन द्वारा अवसाद। पवन द्वारा अवसाद क्या है, तो पवन की गति कम होने पर वह अपने साथ लाए रेत कण को गिराती है। पवन द्वारा निर्मित प्रमुख भू आकृतियां कौन सी होती है, तो सबसे पहले आती है यांड्रेंग। तो लंबी नौका जैसी धारदार शैली राशियां, एक दिशा में चलने वाली प्रबल पवन उन्हें तराशती है। इसके लंबे हिस्से हवा की दिशा में तथा संकीर्ण भाग विपरीत दिशा में होते हैं। ये प्राय रेगिस्तानों में मिलती है, जैसे सहारा और गोबी मरुस्थल। पेडिमेंट क्या है, तो पेडिमेंट के अंदर पहाड़ियों के बाद में पवन और अपवा दोनों के संयुक्त प्रभाव से ही बनी समतल सतह, मशरूम, सेल या कुंभाकार चट्टान। यानी पवन मुख्यतः जमीन के समीप के भाग को अधिक काटती है, जिससे चट्टान का निचला हिस्सा अधिक दिस जाता है और ऊपरी भाग चौड़ा रह जाता है। नेक्स्ट, डिफ्लेक्शन बेसिन या पेन क्या होता है, तो थपथपाव की प्रक्रिया से बना गड्ढा नुमा अवसाद होता है। अवसादन द्वारा बनी आकृतियां कौन कौन सी है, तो सबसे पहले आता है बालू टीले। तो इनका निर्माण वहां होता है जहां बड़ी मात्रा में रेत उपलब्ध हो, वहां पवन की गति कम हो जाए। उसके प्रमुख प्रकार है बारखान, यानी अर्धचंद्राकार टीला। अर्धचंद्राकार आकार है, हवा की दिशा में खुले हुए सींग होते हैं, बहुत शुष्क क्षेत्रों में बनते हैं। दूसरा होता है सीप क्या है, तो सीप एक लंबोत टीले होते हैं जो कि लंबी एवं ऊंची रेखीय आकृति होती है, तो पवन की दिशा अक्सर बदलने में लगते हैं। और तीसरा आता है ट्रांसवर्स ड्यून, यानी पवन की दिशा के लंबवत बड़े बड़े टीले होते हैं, जब रेत बहुत अधिक हो तो बनने लगते हैं। अगला है पैराबोलिक ड्यून। तो पैराबोलिक ड्यून कौन से होते हैं, तो पैराबोलिक भी होते हैं जो कि अर्धचंद्राकार पर विपरीत दिशा में खुले हुए सींग होते हैं। इसका निर्माण वनस्पति
वाले तटीय क्षेत्र में होता है। स्टार ड्यून जबकि कई दिशाओं में चलने वाले पवन के कारण बहुत सिर की बहुमुखी आकृति बनते हैं। लॉस की बात करें तो पवन द्वारा लाई गई महीन धूलकण का दूर दूर तक अवसादन होना और बहुत उपजाऊ मिट्टी बनती है, जिसे चीन में लाओस पठार माना गया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 11 नंबर, समुद्री तरंगों या ज्वार के द्वारा निर्मित तटीय स्थलाकृतियों, समुद्री चट्टाने, आर्च, स्टेक, समुद्री तट आदि का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी की सतह पर अवसित उपस्थित महासागर निरंतर गतिशील रहते हैं। समुद्री तरंगों, ज्वार भाटों तथा समुद्री धाराओं को अपसे परिवहन एवं निक्षेपण कार्य तटीय क्षेत्रों का रूपांतरण करते रहते हैं। और ये तटीय स्थलाकृतियां न केवल भू आकृति दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटन, मत्स्य, समुद्री पारिस्थितिकी तथा मानव बसाइट पर भी गहरा प्रभाव डालती है। समुद्री तरंगों एवं ज्वार द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटा है। पहला होता है अपसे, दूसरा होता है निक्षेपण स्थलाकृतियां। तो हम बात करेंगे अपक्षयात्मक तटीय स्थलाकृतियां, जिसके अंदर समुद्री तरंगों की निरंतर चोट, सर्प एक्शन, हाइड्रोडायनामिक दबाव, अब्रेशन, घर्षण तथा संपीड़न तटीय चट्टानों को काटते घिसते रहते हैं और परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की अपक्षयात्मक आकृतियां विकसित होती रहती है। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है समुद्री चट्टान। तो समुद्री चट्टान के अंदर बात करें तो समुद्री तरंगे तट से टकराकर आकार आधार को काटती है। चट्टान का निचला भाग काटकर खोखला हो जाता है, जिससे ऊपर का भाग असंतुलित हो उठता है और समय के साथ वह ढह जाता है। इस ढहाव के बाद ऊर्ध्वाधर ढलान वाली ऊंची दीवार जैसी संरचना को समुद्री चट्टान कहा जाता है। ऊंचे समुद्री चट्टान अधिकतर कठोर चट्टानों जैसे बेसाल्ट, ग्रेनाइट के तटों पर विकसित होते हैं। चट्टान के बाद वे वेब कट निशान तथा प्लेटफॉर्म भी पाए जाते हैं। समुद्री गुफा की अगर बात करें तो समुद्री गुफा के अंदर आपको निर्बल कमजोर चट्टानों, क्लेस्ट, जॉइंट या क्रेक जब तरंगों का अब से अधिक प्रभावी होता है तो वहां सुरंगनुमा खोखले भाग का विकास होता है, जिसे समुद्री गुफा कहा जाता है। गुफाएं प्रारंभ में संकरी होती है, परंतु दीर्घावधि में चौड़ी व गहरी होती चली जाती है। कैलिफोर्निया, स्कॉटलैंड आदि के तटों पर बहुत सी समुद्री गुफाएं पाई जाती है। अगला पॉइंट आपके लिए समुद्री जार्च क्या है, आर्च क्या है। तो कई स्थानों पर समुद्री गुफाएं आपस में मिलकर छतदार मेहराब नुमा संरचना बना देती है, जिसे समुद्री आर्च कहते हैं। ये आर्च केवल दो ओर से आधार पर टिके होते हैं और मध्य भाग में समुद्र का मार्ग बना रहता है। और जब आर्च की छत लगातार अपसे के कारण ढह जाती है तब उसका शीर्ष भाग टूटकर गिर जाता है। अगला है स्टेक क्या है। तो समुद्री आर्च के ढह जाने पर आर्च के दोनों ओर उपस्थित ऊर्ध्वाधर स्तंभ अलग अलग रह जाते हैं, जिन्हें स्टेक या समुद्री स्तंभ कहा जाता है। और ये स्तंभ समुद्र के भीतर खड़े दिखाई देते हैं। स्कॉटलैंड के डैन सैम्बी स्टेक द्वारा इसका प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है। स्टंप की बात करें, स्टंप क्या है। तो समुद्री तरंगों के क्षरण की क्रिया जब स्टेक को भी काटती घिसती है तो वह धीरे धीरे छोटा होकर स्टंप में परिवर्तित हो जाता है। बात करते हैं तरंग कटाव बाद भूमि क्या है। तो अगला पॉइंट आपके लिए निक्षेपात्मक तटीय स्थलाकृतियां। जहां समुद्री तरंगों की ऊर्जा कम होती है वहां वे अक्षेपित पदार्थ, रेत, कंकड़, गाद को जमा करती है और इस निक्षेपण में विविध स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसके अंदर समुद्री तट हो गया, जिसके अंदर आपको सांद्री कंकरी प्रवाल युक्त होते हैं। स्पिट के अंदर देखते हैं तो स्पिट के अंदर आपके लिए क्या मिलता है। एक तो तटीय धाराओं द्वारा रेत व अवसाद को बहाकर लाने पर यदि वह किसी दिशा में उबार के रूप में आता है, जम जाता है, तो उन्हें स्पिट कहा जाता है। स्पिट अक्सर किनारे से बाहर की ओर फैली हुई पतली लंबी जीभ जैसी आकृति होती है। कई बार स्पिट के अंत में मोड़ आ जाता है, जिसे हुक्ड स्पिट कहा जाता है। बार क्या होता है। तो जब रेत अथवा तलछट लंबवत रूप में जमा होकर समुद्र जल के एक हिस्से को मुख्य समुद्र से काट देती है, उसे बार कहते हैं। बार समुद्र के अंदरूनी जल को पीछे रोककर लेगून या खाड़ी का निर्माण भी कर सकता है। कई बार ये बार इतनी बार ऊंची होती है कि उन पर मार्ग या वनस्पति विकसित हो जाती है। लेगून क्या होता है। तो लेगून यदि किसी खाड़ी या समुद्री भाग को बार या स्पीड द्वारा समुद्र से लगभग पृथक कर दिया जाए तो बीच में जो उतला जलाशय बनता है उसे लेगून कहा जाता है। लेगून का पानी आमतौर पर खारा होता है, परंतु ये लेगून झील भी होती है, परंतु ये समय के साथ कम खारा भी हो सकता है। सूर्यास्त के दृश्यों एवं पर्यटन हेतु ये अत्यंत आकर्षक होते हैं। फिर बात करते हैं टोम्बोलो क्या है। तो टोम्बोलो क्या होता है। जब निक्षेपित रेत किसी तट को निकट स्थित द्वीपों से जोड़ देती है तब यानी स्थलाकृति को टोम्बोलो कहा जाता है और ये एक प्राकृतिक जेटी जैसा दिखता है। इटली के मनारोला तथा जापान के कई तट प्रसिद्ध टोम्बोलो के उदाहरण माने जाते हैं। डेल्टा समुद्री तटों से संबंधित स्थिति होती है। बात करते हैं नेक्स्ट। यद्यपि डेल्टा सामान्यतः नदियों के मुहाने पर बनते हैं, परंतु समुद्री परिस्थितियां जैसे तरंगों की गति, ज्वार भाटा डेल्टा के आकार व प्रकार को सीधे प्रभावित करते हैं। शांत समुद्री क्षेत्रों में डेल्टा विकसित होने की संभावना अधिक होती है। जहां तरंगों की तीव्रता अधिक होती है वहां डेल्टा बनी नहीं पाते। तटीय स्थलाकृतियों के निर्माण में ज्वार का योगदान। तो तरंगों के साथ साथ ज्वार भाटा भी तटीय विकल्पों को प्रभावित करता है। तेज ज्वार के समय समुद्र जल
तटीय स्थानों अधिक शक्ति के साथ पहुंचता है, जिससे अप से तीव्र होता है। भाटा के समय निक्षेपण की क्रिया अधिक सक्रिय होती है। ज्वार भाटा वाले समुद्र जैसे यूरोप के तट पर विविध अक्षयात्मक और निक्षेपात्मक रूप अधिक होते हैं। बात करते हैं समुद्री तटीय स्थलाकृतियों का महत्व की। इसके अंदर आपको पारिस्थितिक महत्व है, आर्थिक महत्व है, सुरक्षा और प्राकृतिक सुरक्षा और वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि भू आकृति विज्ञान, समुद्र जलवायु एवं जल गति शास्त्र के अध्ययन में इसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना एवं विभिन्न परतों ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर की विशेषताएं और उनका महत्व बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पृथ्वी का वायुमंडल गैसों, जलवाष्प, धूल कणों तथा अन्य कणों का मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे रहता है और ये जीवन को सुरक्षित रखने, तापमान को संतुलित रखने और सौर विकिरणों से रक्षा करने में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वायुमंडल को मुख्यतः 5 परतों में बांटा गया है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। आपको नाम याद करने, छोटा वाला क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से देखने को मिलेगा कि वायुमंडल को मुख्यतः कितने परतों में बांटा गया है। तो नाम क्या याद करना है आपको? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो नीचे प्रत्येक परत की संरचना, विशेषता और महत्व स्पष्ट किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर की। तो स्थिति पृथ्वी के सतह से लगभग 10 से 0 से 12 किलोमीटर तक होता है और वायुमंडल का लगभग 75% द्रव्यमान इसी परत में पाया जाता है। अगर इसके विशेषताओं की बात करें तो इस परत में मौसम परिवर्तन होते हैं, जिसके अंदर बारिश, बादल, तूफान होते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर पर कम होता है। याद क्या रखना है आपको? यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर पर क्या होते हैं? कम होता है। जल वाष्प की मात्रा अधिक सबसे परत इसी परत में पाई जाती है। इसके महत्व की बात करें तो जीवन के लिए आवश्यक वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मुख्यतः यहीं पाई जाती है। कृषि, वनस्पति और मानव जीवन के लिए आवश्यक जल चक्र इसी परत पर निर्भर करता है। दूसरा था स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर की स्थिति क्या होती है? 12 से 50 किलोमीटर तक। विशेषता, इस परत में ओजोन परत होती है जो कि क्या करती है? पराबैंगनी जो किरणें आती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो विषैली किरणें आती है, जिनसे मानव के अंदर क्या होता है? कैंसर होता है। उस किरणों को क्या करती है? ओजोन परत रोकती है। ओजोन परत का सूत्र याद होना चाहिए, O3। तो ओजोन परत क्या करती है? जो कि ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? क्वेश्चन आ सकता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या कार्य करती है? तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। यह तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है क्योंकि ओजोन सूर्य के अल्ट्रावायलेट विकिरणों को अवशोषित करता है। ये आपको देखना याद हो गया ना, यूवी किरणों को। कौन सी किरणों को? यूवी किरणों, जो कि हानिकारक किरणें होती है। मौसम परिवर्तन लगभग नहीं होता है यहाँ पर। अगर इसके महत्व की बात करें तो ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है। साफ मौसम और स्थिरता के कारण जेट विमान अक्सर इसी पर उड़ते हैं। तो आपको पूछ लेते हैं, जेट विमान किस परत में उड़ाए जाते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। किस परत में? स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाए जाते हैं। मेसोस्फेयर क्या होता है? तो मेसोस्फेयर के अंदर आपको मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि एक तो इसका लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक ये मेसोस्फेयर होता है। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसका तापमान ऊंचाई के साथ फिर से कम होता है। ये परत अत्यंत ठंडी होती है। जो कि मेसोस्फेयर होता है, क्या होता है? अत्यंत ठंडी होती है। और इसी परत में उल्काएं घर्षण से जलकर नष्ट हो जाती है। क्या होती है? उल्काएं घर्षण से जलकर नष्ट हो जाती है। इसके महत्व की बात करें तो पृथ्वी को उल्काओं से सुरक्षा प्रदान करती है। ऊपरी वायुमंडलीय गतियों का अध्ययन नहीं यहीं से किया जाता है। और थर्मोस्फेयर की अगर बात करें तो इसकी स्थिति होती है लगभग 80 से 500 किलोमीटर तक। विशेषता, तापमान अत्यधिक बढ़ता है और 1000 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट आपके लिए इसी परत में आयनोस्फेयर स्थित है। रेडियो तरंगे इस परत में परावर्तित होती है और महत्व रेडियो संचार, जीपीएस, उपग्रह संचार इसी परत के कारण संभव होते हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो ये मेसोस्फेयर है इसके अंदर क्या होते हैं? रेडियो संचार है, कोई प्रकार का जीपीएस है, उपग्रह जो अपने टेलीफोन लाइन की लाइन फॉरवर्ड होती है इसी अंदर पाई जाती है। और इस परत में दिखाई देते हैं। बात करते हैं एक्सोस्फेयर। अगला जो कौन सा स्फेयर है? एक्सोस्फेयर। इसकी स्थिति होती है लगभग 500 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक। और ये वायुमंडल की बाहरी सबसे पहली परत है। वायुमंडल की सबसे पहली बाहरी परत कौन सी है? एक्सोस्फेयर। अगर इसके विशेषताओं की बात करें तो गैसों का घनत्व अत्यंत कम होता है। यहाँ पर अणु एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और अंतरिक्ष में निकल सकते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम प्रमुख इसकी गैसें होती है।
अगर इसके महत्व की बात करें तो पृथ्वी और बाह्य अंतरिक्ष के बीच संक्रमण क्षेत्र होता है। कुछ कृत्रिम उपग्रह इसी क्षेत्र में परिक्रमा करते हैं। वायुमंडल का कुल महत्व क्या है? तो पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखना, तापमान संतुलित व जलवायु नियंत्रण करना, जल चक्र का संचालन करना इसका महत्व होता है। तो सूर्य के हानिकारक विकिरणों से रक्षा कैसे? संचार, मौसम पूर्वानुमान, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए आवश्यक माने जाते हैं। ये देखो आपके लिए दे रखे लेयर्स ऑफ एर्थिस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। एटमॉस्फेयर, इसके अंदर देखो एक्सोस्फेयर है जो 500 से अबोव है। उसके बाद में थर्मोस्फेयर है 80 से 50 किलोमीटर है। इसके अंदर आपको देखो, ये देखो चार देख रहे हैं, 3 क्षेत्र है, मेसोस्फेयर, स्ट्रोपोस्फेयर और थर्पोस्फेयर, ठीक है। आपको अलग अलग किसमें हवाई जहाज उड़ते हैं, किसके अंदर बादल होते हैं, किसके अंदर या विमान उड़ाए जाते हैं, किसके अंदर सैटेलाइट है, सब आपको डायग्राम के अंदर अच्छे से समझा रखे हैं। जिसको पीडीएफ लेनी है आप आराम से मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वायु दाब, पवन प्रणाली, वायु द्रव्यमान, फेंट्रस एवं उष्ण कटिबंधीय व समशीतोष्ण समशीतोष्ण चक्रवात की संरचना एवं प्रभावों का विस्तृत विवेचन कीजिए। इस प्रश्न को देखते हैं कि वायु दाब क्या होता है। तो वायु दाब के अगर सीधे अर्थ की बात करें तो वायु दाब वे बल होता है जो पृथ्वी की सतह पर ऊपर स्थित वायु के भार एवं द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर डाला जाता है। ये ऊंचाई, तापमान, आर्द्रता एवं स्थानीय गतिशील परिस्थितियों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट आपके लिए इसके वितरण की बात करें तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पट्टी अत्यधिक दाब, संवहन एवं उष्ण वायु के ऊपर उठने के कारण होता है। उप उस वायुदाब पट्टी 30 डिग्री अक्षांश अवरोही वायु शुष्क एवं साफ अवकाश देखता है। इसके महत्व की बात करें तो पवनों की दिशा एवं वेग का मूल चालक, मौसम प्रणालियां एवं चक्रवातों का निर्माण और प्रवाह इसी पर आधारित होते हैं। पवन प्रणाली क्या होती है? तो इसके अंदर आपको 3 प्रकार की पवनें देखने को मिलेगी। व्यापारिक पवनें, पश्चिमी पवनें और ध्रुवीय पवनें। जबकि द्वितीयक पवनें होती है मानसूनी पवनें जो कि मौसम पवन दिशा परिवर्तन भारत का प्रमुख तंत्र होता है। और भूमध्य सागरीय पवनें होती है चक्रवातों से प्रभावित होती है। स्थानिक पवनों की अगर बात करें तो लू, फैन, चिनुक, फैन, बारगिल, मिस्त्राल। ये छोटा वाला क्वेश्चन आने का वाला बिल्कुल चांस है। लू स्थानिक पवनें कौन सी होती है? तो लू, फैन ये होती है, ठीक है। लू अपने राजस्थान में चलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? बढ़ती बोलते हैं। वायु द्रव्यमान क्या होता है? तो वायु द्रव्यमान की अगर बात करें तो अर्थ वायु द्रव्यमान वह विशाल वायुखंड है जिसमें तापमान, आर्द्रता, स्थिरता लगभग समान होती है। प्रकार की बात करें तो इसके अंदर महाद्वीपीय, शंकुकाकार का समुद्र, आर्द्र, ध्रुवीय, शीत, उष्णकटिबंधीय, गर्म, आर्कटिक या अत्यधिक ठंडा, भूमध्य रेखीय, अत्यधिक गर्म और आर्द्र पाया जाता है। प्रभाव की बात करें तो मौसम में व्यापक परिवर्तन, तापमान, वर्षा, फ्रंट्स का निर्माण, तूफानी तंत्रों की उत्पत्ति। फ्रंट्स क्या होता है? तो फ्रंट्स को देखते हैं। दो भिन्न वायु द्रव्यमानों के मध्य मिलने की रेखा प्रकट फ्रंट कहलाती है। मुख्य प्रकार शीत फ्रंट, ठंडा घना वायु द्रव्यमान गर्म वायु को तेजी से ऊपर उठाता है और बादल गरज कर भारी वर्षा होती है। इसके अंदर आपको गर्म फ्रंट देखने को मिलेगा, स्थिर फ्रंट है, अवरोधित फ्रंट भी देखने को मिलेगा। बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। तो निर्माण की दिशा है समुद्री सतह, तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक, गहन संवहन, पर्याप्त आर्द्रता, कोरियोलिस बल, भूमध्य रेखा के निकट नहीं होता है, कम ऊर्ध्वाधर पवन कर्तन पाया जाता है यानी विंड शियर। संरचना की बात करें नेत्र दीवार, वर्षा पट्टी, ये सब आपको अलग से पढ़ लेना इसके अंदर से। हम सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए नोट्स रूप में दे रखा है क्योंकि समय की देखते हुए आपके लिए पूरा नहीं पढ़ा सकता। तो नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है महासागरीय धाराओं के कारण प्रकार एवं विश्व जलवायु एवं उसके प्रभाव पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो महासागर के जल का किसी निश्चित दिशा में निरंतर प्रवाह महासागरीय धारा कहलाता है और ये धाराएं समुद्री जल के तापमान, घनत्व, खारापन तथा पवन प्रणालियों के प्रभाव से उत्पन्न होता है। ये पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है और वैश्विक उष्मा संतुलन बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाती है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के प्रमुख कारण कौन कौन से? तो सबसे पहला है पवन प्रणाली। कौन सी है? विंड सिस्टम। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स समुद्र की ऊपरी सतह पर घर्षण उत्पन्न कर जल को दिशा देती है। विश्व के अधिकांश सतही धाराओं वायु प्रवाहों के समान दिशा में चलती है। तापमान भिन्नता के अंदर भूमध्य रेखा के समीप तापमान अधिक होने से हल्का पानी हल्का होकर ऊपर उठता है, ध्रुव पर ठंडा पानी भारी न होकर नीचे बैठता है। इस तापीय असमानता से उष्मा धाराएं एवं शीत धाराएं बनती है। खारापन की अगर बात करें तो अधिक खारे जल का घनत्व अधिक होता है इसलिए वह नीचे की ओर हो जाता है और हल्का जल उसकी जगह ले लेता है। इस प्रक्रिया से गहरी धाराएं उत्पन्न होती है। पृथ्वी का घूर्णन क्या होता है? कोरियोलिस इफेक्ट। तो पृथ्वी के घूमने से धाराएं उत्तरी गोलार्ध में बाएं और दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाती है। इससे वर्ताकार समुद्री प्रवाह निर्मित होता है। समुद्र की आकृति एवं तटरेखाएं ओशियन बेसिन।
तो समुद्र तल की गहराई महाद्वीपीय तटों और जलमग्न पर्वतों की बनावट भी धाराओं की दिशा को प्रभावित करती है। महासागरीय धाराओं के प्रकार की अगर बात करें तो पहला आता है तापमान आधारित वर्गीकरण यानी उष्म धाराएं। गर्म जल भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रभावित होता है। उदाहरण के रूप में गल्फ स्ट्रीम, कुरेशियो, ब्राजील धारा और एगुलहास धारा मानी जाती है। शीत धाराओं के अंदर कोल्ड करंट्स, जल ठंडा जल ध्रुवीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है। उदाहरण के रूप में लेब्रोडार, कैलिफोर्निया धारा, पेरू हम्बोल्ट धारा, वेंगेलुआ धारा आदि इसके अंदर देखने को मिलती है। गहराई के आधार पर वर्गीकरण सतही धाराएं तो समुद्र की ऊपरी 400 मीटर तक प्रवाहित, इन पर पवन प्रणालियों का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। गहरी या घनत्व आधारित धाराएं तापमान और खारापन के अंतर के कारण गहराई में बनने वाली धाराएं होती है। इन्हें वैश्विक कन्वेयर बेल्ट कहा जाता है। तो जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि इससे पहले आपके इस चैनल का नाम था मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी, जो कि अब बदलकर एमजीएसयू एसपी क्लासेस बीकानेर हो गया है। बात करते हैं विश्व जलवायु पर महासागरीय धाराओं के प्रभाव की। एक तो आपके लिए वर्षा वितरण पर प्रभाव होता है, जिसके अंदर कोहरा एवं समुद्री मार्गों पर प्रभाव होता है, जिसके अंदर आपको न्यूकाइंड समुद्री जीवन एवं मत्स्य उद्योग, शीत धाराएं पोषक तत्वों से भरपूर होती है, इसलिए इनके संगम विश्व क्षेत्र के मत्स्य क्षेत्र है, जैसे पेरू, वेंगुएला एवं कैलिफोर्निया धाराओं वाले क्षेत्र। एल नीनो या लाल नीनो जैसी घटनाएं क्या होती है, तो प्रशांत महासागर की धाराओं में परिवर्तित से वैश्विक वर्षा, तूफान, सूखा, बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है और ये घटना विशेषकर भारत के मानसून पर प्रभाव डालती है। तूफानों की तीव्रता पर प्रभाव कैसे होता है, तो उष्म धाराएं समुद्री तूफानों जैसे हेरिकेन, साइक्लोन को ऊर्जा अधिक देती है, जैसे मेक्सिको की धाराएं, खाड़ी की गर्म धाराएं अटलांटिक तूफानों को तीव्र बनाती है। अगला आपके लिए क्वेश्चन क्या है, कोरल रीफ एवं एंटोल के निर्माण की प्रक्रिया एवं इसके प्रमुख फ्रिजिक्स बैरियर स्टोल का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। कोरल रीफ क्या है और एंटोल के निर्माण की प्रक्रिया व मुख्य प्रकार क्या है। तो कोरल रीफ की बात करते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है। तो कोरल रीफ समुद्र के गर्म, उथले, स्वच्छ एवं खारे जल में पाए जाने वाले कोरल पोलिक्स नामक छोटे जीवों द्वारा निर्मित चूनेदार संरचनाएं। इसके निर्माण की प्रक्रियाओं की बात करें तो कोरल पोलिक्स संरचना यानी कोरल समुद्र के तल पर चूनदार कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हुए कॉलोनी बनाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट का संचय करते हैं। मरने के बाद ये पोलिप्स कठोर चूनेदार ढांचे छोड़ जाते हैं, जिन पर नई फोरल परतें बन जाती है। धीरे धीरे विशाल संरचनाओं का निर्माण होता है। हजारों वर्षों में जमा हुआ चूना बड़े बड़े रीफ, दीवारें और जैसी द्वीप जैसी आकृतियां बना लेता है। इसके आदर्श स्थितियां तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री, गहराई 30 से 50 मीटर, स्वच्छ पारदर्शी हल्की क्षारीय समुद्री जल पाए जाते हैं। फिर एटोल का निर्माण कैसे होता है, तो एटोल गोलाकार एवं अर्ध गोलाकार कोरल रीफ होता है, जिसके बीच में लेगून नामक उथला समुद्री जल प्राप्त होता है। और निर्माण की डार्विन की प्रसिद्ध परिकल्पना, तो एटोल का निर्माण 3 चरणों में होता है। किसके अंदर होता है, 3 चरणों में होता है। पहला होता है फ्रीजिंग रीफ चरण, इसके अंदर ज्वालामुखी द्वीप के किनारों पर रीफ बनते हैं। जबकि दूसरा है बेरियर रीफ चरण, जिसके अंदर ज्वालामुखी द्वीप धीरे धीरे धंसने लगते हैं और रीफ किनारों पर ऊपर की ओर मुड़ते हैं और द्वीप और रीफ के बीच चौड़ी लेगून बन जाती है। एटोल चरण, ज्वालामुखी द्वीप पूरी तरह समुद्र के डूब जाता है और केवल गोलाकार रीफ बनते हैं, जिनके बीच लेगून होता है और ये एटोल कहलाता है। एटोल की आकृति छल्ले जैसी होती है। अगला है कोरल रीफ के प्रमुख प्रकार। तो कोरल रीफ मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला होता है फ्रीजिंग रीफ। पहले क्या होता है, फ्रीजिंग रीफ, जो कि सीधे समुद्री तट से लगे होते हैं, तट से कम दूरी पर उथले पानी में बनते हैं। इनके और तट के बीच आमतौर पर लेगून विकसित नहीं होता, यह बहुत छोटा होता है। उदाहरण के रूप में लाल सागर, अंडमान निकोबार के तटीय क्षेत्र। बेरियर द्वीप कौन सा होता है, बेरियर रीफ, तो तट से काफी दूर समुद्र में बनते हैं। तट और रीफ के बीच गहरा एवं चौड़ा लेगून होता है। आकार में फ्रीजिंग रीफ से बड़े और जटिल होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बेरियर रीफ ग्रेट बेरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का है। उदाहरण के रूप में ऑस्ट्रेलिया, न्यू कैलिफोर्निया और एटोल। एटोल क्या है, तो गोलाकार अर्धगोलाकार रीफ जिनके बीच लेगून होता है और ये समुद्र के बीच द्वीपों के चारों ओर बनते हैं। डार्विन की अंतिम चरण का परिणाम ये माना जाता है। मालदीव, लक्षद्वीप, कुक द्वीप, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो ये थे आपके लिए बड़े वाले क्वेश्चन, मैंने आपको अस्तर से करा दिए। अब बात करेंगे हम अच्छे से छोटे वाले जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के अंदर आते हैं। एक एक क्वेश्चन की बात करने वाले, तो सभी पहले आप शेयर कर दो दोस्तों को, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो सपोर्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो और इस क्लास को लाइक करना चाहते हो तो सबसे पहले आप शेयर करो और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है। बात करते हैं छोटे वाले क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन है, निहारिका सिद्धांत क्या है। तो निहारिका सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति एक विशाल गैस एवं धूल भरी निहारिका से हुई। दूसरा क्वेश्चन है, निहारिका सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो कांट एवं लाप्लास। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ज्वारीय सिद्धांत किसने दिया, तो जेम्स जीन्स और हेराल्ड
जेफरीज ने दिया। जबकि बिग बैंग सिद्धांत क्या बताता है, तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोटक आकाश गंगाओं से मानता है। जबकि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है, तो लगभग 4.6 अरब वर्ष। और ग्रहाणु क्या है, ग्रहाणु क्या है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो धूल व गैस के छोटे पिंड जिनसे ग्रह बने। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, तो महाद्वीपीय पहले पेंजिया नामक एक छोटे भूभाग के थे। पेंजिया के दो भाग कौन से थे, तो लोरेंसिया और गोंडवाना। वेगनर सिद्धांत का एक जीवाश्म प्रमाण बताइए, तो मेजोसोरस अजीवाश्म माना जाता है। वेगनर सिद्धांत की सीमा क्या है, तो महाद्वीपों को चलाने वाले बल की स्पष्ट व्याख्या नहीं की। और समुद्र तल प्रसार सिद्धांत किसने दिया, हैरी हेंस ने दिया। मध्य महासागरीय पर्वतमाला कहाँ बनती है, तो अब सारी प्लेट सीमाओं पर बनती है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, तो पृथ्वी की परपट्टी कई गतिशील प्लेटों में विभाजित है, इसको कहते हैं। और प्लेट सीमाओं के 3 प्रकार बताइए, तो सम्मिलनशील, अपसारी और परिवर्तित। सम्मिलनशील, अपसारी और परिवर्ती। बात करते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, अंतर्जात शक्तियां क्या है, तो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न शक्तियां अंतर्जात। बहिर्जात जो सत्य पर कार्य करने वाली बाहरी शक्तियां, जिसको हम विस्तार से भी पहले बड़े वाले क्वेश्चनों के अंदर देख चुके हैं। फोल्ड क्या है, संपीड़न से चट्टानों का मुड़ना। और अगला है एंटीक्लीन क्या होता है, एंटीक्लीन क्या होता है, तो ऊपर की ओर उभरा वलन होता है जो एंटीक्लीन होता है। फोल्ट क्या है, तो चट्टानों का टूट कर खिसकना फोल्ट होता है, जिसको भ्रंश बोलते हैं। नॉर्मल फोल्ट किस बल से बनता है, तो तनन बल से बनता है, यानी किससे बनता है, टेसिनल से बल से बनता है। कोबर का जियो सिनक्लाइन सिद्धांत किससे जुड़ा होता है, पर्वत निर्माण से जुड़ा होता है। थर्मल संकुचन सिद्धांत किसने दिया, जेफरीज ने दिया। किसने दिया, जेफरीज ने। ज्वालामुखी क्या है, तो ज्वालामुखी की अगर बात करें तो पृथ्वी के भीतर से मेग्मा का बाहर निकलना ज्वालामुखी है। सिल्ड ज्वालामुखी की एक विशेषता बताइए, तो कम ढाल और तरल लावा होता है। दक्कन ट्रेप किस प्रकार के ज्वालामुखी से बना, फिशर ज्वालामुखी से बना था। अगला 26 नंबर है, अपक्षय क्या है, तो चट्टानों को अपने स्थान पर टूटना अपक्षय होता है। भौतिक अपक्षय का एक उदाहरण दीजिए, तो तापीय प्रसारण होना। क्या होना, तापीय प्रसारण। रासायनिक अपक्षय की प्रमुख क्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण। जैविक अपक्षय का एक कारण बताइए, तो पौधों की जड़ें। नदी के कटाव से बनी एक आकृति बताइए, तो वी आकार घाटी। कौन सी होती है, वी आकार घाटी। डेल्टा क्या है, तो डेल्टा नदी के मुहाने पर जमा अवसाद से बनी आकृति क्या होती है, डेल्टा होती है। क्या होती है विद्यार्थियों, डेल्टा होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, हिमानी क्या है, तो बहने वाली जमी हुई बर्फ जो हिमानी कहलाती है। यू आकार घाटी किससे बनती है, तो हिमानी कटाव से बनती है। योनड्रेंग क्या है, तो पवन द्वारा तराशी गई लंबी शैलाकृति योनड्रेंग होती है। और समुद्री आर्च कैसे बनता है, तो समुद्री आर्च बनता है समुद्री गुफाओं के मिल जाने से बनता है। नेक्स्ट आपके लिए जो 40 से 50 शब्द वाले क्वेश्चन है, वे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यायिका सिद्धांत को संक्षेप में स्पष्ट करते हैं। तो न्यायिका सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति एक विशाल घूर्णनशील गैसीय न्यायिका से हुई, जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण न्यायिका सिकुड़ी, केंद्र में सूर्य बना और बाहरी भागों से ग्रहों का निर्माण हुआ। दूसरा, ज्वारी सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो ज्वारी सिद्धांत के अनुसार सूर्य के पास से एक विशाल तारे के गुजरने से सूर्य पर तीव्र ज्वारी बल उत्पन्न हुआ। इससे निकला पदार्थ ठंडा होकर ग्रहों में परिवर्तित हुआ, परंतु यह सिद्धांत वैज्ञानिक से अस्वीकार्य है। बिग बैंग सिद्धांत का सार लिखिए। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महाविस्फोट से हुई। इस विस्फोट के बाद स्थान, समय और पदार्थ का निर्माण हुआ तथा ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार प्रारंभ हो गया। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को संक्षेप में बताओ। तो वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीप प्रारंभ में पेंजिया नामक एक भूभाग के अंग थे। समय के साथ वे टूटकर अलग अलग महाद्वीप बने, जो आज भी धीमी गति से खिसक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, वेगनर सिद्धांत के जीवाश्म प्रमाण बताइए। तो अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले मेजोसोरस तथा ग्लोसोस्पेटिक जैसे समान जीवाश्म वेगनर सिद्धांत का समर्थन करते हैं, और ये प्रमाण दर्शाते हैं कि दोनों महाद्वीप पहले जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल प्रसार सिद्धांत को स्पष्ट करो। यानी समुद्र तल प्रसार सिद्धांत के अनुसार मध्य महासागरीय पर्वतमालाओं से मेग्मा निकलकर नया महासागरीय तल बनाता है, जिसके कारण पुराना तल दोनों ओर खिसकता है और महासागर का विस्तार होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का महत्व बताइए। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, महासागरीय गर्तों की उत्पत्ति को वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट करता है, और यह आधुनिक भूगोल का सर्वाधिक मान्य एवं व्यापक सिद्धांत माना जाता है। अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियों में अंतर लिखिए। तो अंतर्जात शक्तियां पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होकर सतह को ऊपर उठाती है, जबकि बहिर्जात शक्तियां सूर्य, जल और वायु द्वारा सतह को घिसती है। दोनों मिलकर स्थल जलों का निर्माण करती है। वलन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, वलन क्या है। तो जब सेल स्तरों पर संपीड़ित बल लगता है और वे बिना टूटे मुड़ जाते हैं, जिसे वलन कहते हैं, और ये प्रक्रिया मुख्यतः
फोल्ड पर्वतों के निर्माण में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भ्रंश को संक्षेप में समझाइए। जब सेल स्तरों पर अत्यधिक बल पड़ने से वे टूटकर एक दूसरे के सापेक्ष खिसक जाते हैं तो इसे भ्रंश कहते हैं, और भ्रंश क्षेत्रों में पाए भूकंप की संभावना सबसे अधिक मानी जाती है। ज्वालामुखी क्या होती है? तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर वह स्थान है जहां से मैग्मा, गैसें तथा राख बाहर निकलती है, और ये पृथ्वी की आंतरिक उष्मा को दाब का परिणाम होता है। शील्ड ज्वालामुखी की विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शील्ड ज्वालामुखी की विशेषता लिखे। तो शील्ड ज्वालामुखी चौड़े, कम ढाल वाले होते हैं, जिनमें तरल बेसाल्टिक लावा निकलता है जो दूर तक फैल जाता है, जिससे हवाई द्वीप इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपक्षय से आप क्या समझते हैं? यानी अपक्षय वह प्रक्रिया जिसमें चट्टानें अपने स्थान पर ही भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक क्रियाओं से टूटती या परिवर्तित होती है, जिसमें चट्टानों का स्थानांतरण नहीं होता। भौतिक अपक्षय को संक्षेप में समझाइए। भौतिक अपक्षय क्या होता है? तो भौतिक अपक्षय में चट्टानें केवल यांत्रिक कारणों से टूटती है, तापीय प्रसारण, हिम विदारण और तापीय इससे उदाहरण है। इसमें रासायनिक संरचना नहीं बदलती। रासायनिक अपक्षय क्या होता है? तो रासायनिक अपक्षय से चट्टानों के खनिज, जल और गैसों से रासायनिक क्रिया पर नए खनिज बन जाते हैं। ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन इसकी प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, नदी अपर्दन से बनने वाली आकृतियां लिखिए। तो नदी अपर्दन से कौन कौन सी आकृतियां निकलती है? तो नदी अपर्दन से एक तो वी आकार की घाटी, जलप्रपात, खड्डे और पेडिमेंट जैसी आकृतियां बनती है। ये आकृतियां नदी के ऊपरी प्रवाह में अधिक विकसित होती है। और डेल्टा का संक्षिप्त वर्णन करो। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा को मैंने आपको विस्तार समझाई है। डेल्टा नदी के मुहाने पर बनने वाली त्रिकोणीय आकृति है। जब नदी की गति कम होती है तो वह अपने मुहाने के साथ लाई गई गाद को जमा लेती है, और जिससे क्या बन जाता है? डेल्टा बन जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया, ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं। हिमानी नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप समझाइए। हिमानी द्वारा निर्मित स्थल रूप समझाइए। तो हिमानी द्वारा यू आकार घाटी, सर्क, हॉर्न और मोरेन जैसी आकृतियां स्थलाकृतियां बनती है, और ये स्थलाकृतियां हिमानी अपर्दन और निक्षेपण का कारण परिणाम बन जाती है। पवन अपर्दन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? पवन अपर्दन क्या है? तो पवन अपर्दन शुष्क क्षेत्रों में सक्रिय होता है, जिसमें पवन अपघर्षण तथा थपथपाव द्वारा चट्टानों को काटती है, जिससे यांड्रेंग और मशरूफ सेल बनती है। समुद्री अपक्षय से बनने वाली आकृतियां कहलाती है। लिखिए कौन कौन सी है? तो समुद्री तरंगों के अपक्षय से गुफा, आर्च, स्टेक और क्लिक जैसी आकृतियां बनती है, और ये आकृतियां समुद्र तटों पर निरंतर तरंग क्रिया के कारण विकसित होता है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको पूरा सिलेबस एक इस महामैराथन क्लास के अंदर बता दिया, जो कि आपकी परीक्षा के अंदर, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जिसके अंदर ये सिलेबस दे रखा है आपके लिए, तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के, चाहे प्राइवेट विद्यार्थी हैं, रेगुलर विद्यार्थी हैं, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास को अच्छे से देखें। अगर आपने पेपर से जस्ट 2 या 3 बार इसको अच्छे से देख लिया, और इसकी अगर आपके पास पीडीएफ है या अगर नहीं भी है, तो आप अगर इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं और ध्यान लगाकर मन से अगर सुन लेते हैं, तो आपकी परीक्षा के अंदर यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। और आपके लिए जब पेपर हो जाए तो आप कमेंट जरूर करना कि आपको परीक्षा के अंदर इसमें से कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बाकी आपके लिए हिंदी साहित्य, अंग्रेजी लिटरेचर, या आपके लिए राजनीति विज्ञान या इतिहास, कोई भी इन्वायरमेंट की क्लासेज आपके लिए लगा रखी है, आप वहां जाकर देखें, ताकि आपकी परीक्षा के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले, ताकि आपके लिए बिल्कुल 100% आपको ये फायदा दे सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। क्लास को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें।